वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम मिशन संभव जीएसटी रिवीजन में टॉपिक देखने वाले हैं डिमांड एंड रिकवरी। तो डिमांड एंड रिकवरी के कुछ सेक्शन जैसे सेक्शन 73, 74 एंड 75, इस सेक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे डिमांड एंड रिकवरी पे इस बार एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए ये चैप्टर मेरे रिवीजन से बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छी इन डेप्थ रिवीजन की है। तो दोस्तों यहाँ पे डिमांड एंड रिकवरी, ओके, ये चैप्टर यहाँ मैंने पूरा बहुत अच्छे से चार्ट में अरेंज करके दिया और इसके ऊपर न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रिवीजन के बाद आपको क्वेश्चन बुक लेना है और फटाफट एग्जाम के एज वेल एज आरटीपी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना है। सो दोस्तों, यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर्स लिए हैं सारी उसकी रिवीजन यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मोर देन हमारे 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे सप्लाई, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशंस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। तो ये रिवीजन आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे साथ साथ में हमारा रिवीजन जो है वो चार्ट बेस्ड रिवीजन है और चार्ट की पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक दी है, उसमें भी यहाँ पे चार्ट की रिवीजन दिया हुआ है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रिवीजन देखने के पहले अमेंडमेंट्स जो है, अमेंडमेंट का लेक्चर आपने देख लिया होगा या फिर वो अमेंडमेंट का लेक्चर आप देख लीजिएगा, एटलीस्ट टॉपिक वाइज तो भी देख लीजिएगा। तो आपकी उसमें से अमेंडमेंट्स अच्छे से कवर हो जाएगी और रिवीजन हमारी चार्ट बुक के बेस पर कवर हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम लिंक आपको ज्वाइन करना है क्योंकि मेरे सारे अपडेट्स और एग्जाम के लिए जो भी सपोर्टिंग बातें हैं उसमें आएगी। यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम लिंक, ओके, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो विशाल सर का ऑफिशियल चैनल आपको टेलीग्राम लिंक में टाइटल दिखेगा और आईडीटी ऑफिशियल चैनल, उसको ज्वाइन करना है। ओके, सारे अपडेशंस में उसमें देते रहूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ओके स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। हाँ, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर आपका इंस्टा क्या है, तो मैं बता दूं CA_विशाल_भट्टड़। अगर आप कभी कभी इंस्टा यूज करते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिवीजन ऑन द टॉपिक डिमांड एंड रिकवरी। डन 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 डन, चलो चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं डिमांड एंड रिकवरी। इसका बहुत अच्छा चार्ट मैंने यहाँ निकाला हुआ है। ये चार्ट के फ्लो को हम देखेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, चार्ट का फ्लो है तो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें सेक्शन 73, 74, 76, ये 3 ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर शो कॉज नोटिस आती हैं। उसके बाद में 75। अब देखो, ये 73, 74 में जब एक्शन होगी तो वो एक्शन के क्या प्रिंसिपल होंगे, ये सेक्शन 75 में आएगा और बाकी अदर सेक्शंस में जो जो में इंपॉर्टेंट का होगा वो डिस्कशन हमें कर लेना है। और ये 2 पेजेस में पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होने वाला है। ओके, तो देखिए मैजिक ऑफ दिस चैप्टर इन 2 पेजेस इन माय चार्ट बुक। तो अब देखो यहाँ पे आपको याद होगा तो लास्ट इसमें मैंने असेसमेंट और ऑडिट सर्च और सीजर ये जो है यहाँ पे रिवीजन रिकॉर्ड करके दिया था और बहुत अच्छी रिवीजन मैंने कवर किया था, इन डेप्थ रिवीजन मैंने कवर किया था। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं तो देखो, हमने देखा था असेसमेंट। असेसमेंट में अगर वो रजिस्टर्ड होगा, अनरजिस्टर्ड होगा, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट या फिर सेल्फ असेसमेंट, या अगेन रजिस्टर्ड ने रिटर्न नहीं फाइल किया तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट। अब हम 73, 74 में मतलब ऑफिसर कब एक्शन लेता है थोड़ा मैं आपको बता दूं। अगर उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज की और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आपने समझ लो रिटर्न फाइल कर लिया, रिटर्न में आपने सेल्फ असेसमेंट किया होगा या आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया होगा। रिटर्न फाइल करने के बाद आपकी होती है स्क्रूटिनी। रिटर्न फाइल करने के बाद आपकी होती है स्क्रूटिनी की आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो इंफॉर्मेशन सही है नहीं है। और अगर उसमें डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो यहां से जन्म होता है फिर ओके 73, 74 और 74A एक सेक्शन है जो यहाँ पे मई 25 एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो जिसका अटेम्प्ट नवंबर 25 या ऑनवर्ड्स है उनको अप्लीकेबल हो जाएगा, तो अमेंडमेंट्स में आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे 73, 74 में अब एक्शन ले सकता है अगर आपके रिटर्न में डिस्क्रिपेंसीज मिली। सीधी बात है कि भाई ये गलत दिख रही है, इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है, डिस्क्रिपेंसीज मिल रही है, तो वो 73, 74 के अंदर में एक्शन जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो जनरली कोई नहीं बताता आपको, और वो क्या, ये इन डेप्थ में पढ़ने का थोड़ा ओके आपका इसमें फायदा हो जाता है। देखो,
नाउ बात क्या है सेक्शन 63 की, अगर हम बात करें तो सेक्शन 63 में जो हमने लास्ट टाइम देखा था, या 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, तो इसकी केस जो है 73 74 में नहीं जाती है। ओके, इसमें ही ऑर्डर, इसमें ही नोटिस। ओके, पहले नोटिस आएगी फिर ऑर्डर आएगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इसमें ही फिक्स हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 62 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब होता है? 62 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब आपने यहाँ पे जो है रिटर्न नहीं फाइल किए पर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो 62 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाता है। इसके अंदर ही नोटिस 46 में नोटिस आती है और इसमें अंडर में सीधा सीधा ऑर्डर फाइनल हो जाता है। वो 73 74 के नोटिस में जाता ही नहीं है, इसमें इसके अंदर ही ऑर्डर फाइनल हो जाता है। लेकिन तुमने अगर 60 डेज में रिटर्न दे दिए तो हाँ, रिटर्न देने के बाद फिर स्क्रूटिनी होगी। रिटर्न आ गया कि फिर स्क्रूटिनी होगी, और स्क्रूटिनी में फिर से डिस्क्रिपेंसीज मिली तो फिर 73 74 में जाएगी। अदरवाइज 73 74 में ओके, यहाँ पे ये दो सेक्शन के में तो नहीं जाते, डायरेक्ट ऑर्डर यही फाइनल हो जाता है। और 73 74 की एक्शन डिपार्टमेंट कब लेता है? आपका डिपार्टमेंटल ऑडिट हुआ या स्पेशल ऑडिट हुआ, और ये डिपार्टमेंटल स्पेशल ऑडिट में अगर यहाँ पे ये पता चला कि टैक्स अवॉइडेंस हुआ या आईटीसी गलत लिया, ऑडिट में पता चला, तो वो केस में 73 74 की एक्शन होती है। या फिर यहाँ पे स्पेशल ऑडिट हुआ और टैक्स अवॉइडेंस से आईटीसी कम मिला, तो वो केस में सेक्शन 73 74 की यहाँ पे एक्शन ली जाती है। या एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस होगा और डिस्क्रिपेंसीज मिले तो 73 74 की एक्शन होगी। या इंस्पेक्शन वगैरह होता है, सर्वे होता है और उसमें पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो केस में डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो नोटिस वगैरह इश्यू होती है। तो एक्चुअली 73 74 का जन्म जो है यहाँ पे 61 या स्क्रूटिनी असेसमेंट 64, या फिर जहां तक ऑडिट या इंस्पेक्शन सर्वे, इनके थ्रू 73 74 का जन्म होता है। तो अब आ जाते हैं 73 74 का। तो अब डिपार्टमेंट क्या करेगा? 73 74 में डिस्क्रिपेंसीज मिलती है या रॉन्गली अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी है या अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है, तो ये सारी केसेस 4 इसमें क्लासिफाई किए। कौन सी 4 सिचुएशंस? पहला, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, दूसरा शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, तीसरा इरोनियस रिफंड, और फोर्थ रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन। ध्यान रखना, रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो ये 4 केसेस है। चलो अब मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाहूंगा। पहले नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की केस क्या ली जाती है कि 2 इसमें सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन जो है कि तुमने कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं किया। आई रिपीट, तुमने कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं किया और गवर्नमेंट को भी नहीं दिया। ऐसा क्यों हो सकता है कि मैंने कस्टमर से नहीं लिया? क्योंकि हो सकता है कि आपको लगा कि ये ट्रांजैक्शन जीएसटी के स्कोप में आता ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, और अगर ये सप्लाई नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, इसलिए कस्टमर से भी नहीं लिया और गवर्नमेंट को भी नहीं दिया। दूसरा केस यहाँ पे कि तुमने कस्टमर से कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया। पर मैं आपको कहूँ क्या, तुमने कस्टमर से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को नहीं दिया, ओके, तो जनरली ये केस हैंडल होता है टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, सेक्शन 76 में। यहाँ पे जनरली ओके 73 74 की बात करें तो तुमने लिया भी नहीं और गवर्नमेंट को दिया भी नहीं। एक मेरे क्लाइंट के केस में आएगा कि उसने समझा कि एक्टिविटी एग्जम्प्ट है तो जीएसटी नहीं आएगा, कस्टमर को चार्ज नहीं किया और गवर्नमेंट को भी नहीं दिया। बाद में डिपार्टमेंट की जब स्क्रूटिनी हुई तब डिपार्टमेंट ने ट्रीट किया कि नहीं, ये तो टैक्सेबल है, इसको जीएसटी देना पड़ेगा, तो एक्शन 73 में हुई। या ओके, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब क्या कि तुमने कलेक्ट किया लेकिन तुमने शॉर्ट कलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट? ओके, नॉन पेमेंट में तुमने अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो एग्जम्प्ट है या ये तो नॉन टैक्सेबल है या ये तो नील रेट है, और मिसअंडरस्टैंडिंग में या फिर तुमने जानबूझ के ओके वो टैक्स अवॉइड किया और टैक्स अवॉइड करके गवर्नमेंट को नहीं दिया। दूसरी बात, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या कहता है? शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ये कहता है कि तुमने सप्लाई ट्रीट कर दिया, टैक्सेबल ट्रीट किया, पर 2 फैक्टर की वजह से शॉर्ट पेमेंट हुआ। सर ये 2 फैक्टर कौन से? एक वैल्यू और दूसरा रेट। ओके, आपने वैल्यू कम बता दी, ओके, और कम वैल्यू पे आपने जीएसटी दे दिया, मतलब आपने सेक्शन 15 रीड विथ रूल 27 28 29 30 31 के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं किया। जो चीज ऐड करनी चाहिए, थर्ड पार्टी पेमेंट ऐड करना था, इंसिडेंटल एंसिलरी ऐड करना था, सब्सिडी ऐड करना था, इंटरेस्ट ऐड करना था, और तुमने नहीं किया तो शॉर्ट पेमेंट कर दिया। या रूल के हिसाब से ओपन मार्केट वैल्यू लेनी थी, तुमने सही ढंग से ली नहीं, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट पेमेंट हो गया। या रेट, जहां 28% का रेट था वहां 18 ले लिया भाई साहब, ओके, जहां 18 था वहां 5% ले लिया, तो शॉर्ट पेमेंट कर दिया, इसको कहते हैं हम शॉर्ट पेमेंट। इरोनियस रिफंड। अब रिफंड चैप्टर हमने देखा, रिफंड चैप्टर में पूरी प्रोसीजर फॉलो की और आपने रिफंड ले लिया, बाद में पता चला कि तुमने तो बर्डन पास ऑन किया है, तुमको रिफंड मिलना ही नहीं चाहिए था, या तुमने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स दिए और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स देके रिफंड ले लिया, तो उसको कहा जाता है इरोनियस रिफंड। दिया गया रिफंड इरोनियस है, गलत है, उसको हम कहते हैं इरोनियस रिफंड।
और एक जो सबसे ज्यादा आज नोटिस आ रही है, रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब रॉन्गली अवेलमेंट मतलब क्या कि तुमने सेक्शन 16 फॉलो नहीं किया, 17 फॉलो नहीं किया। 16 में आपके पास ओके इनवॉइस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सेकंड जीएसटीआर 1 और 2A में सॉरी 2B में अपडेट हो जाना चाहिए, सामने वाले ने पे कर देना चाहिए, आपने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना चाहिए, टाइम लिमिट में क्लेम करना चाहिए, नंबर ऑफ कंडीशंस थी। 17 में ब्लॉक क्रेडिट था, ब्लॉक क्रेडिट का गलती से क्रेडिट ले लिया, एग्जम्पशन का गलती से क्रेडिट ले लिया, रॉन्गली अवेल किया भाई साहब, यूटिलाइजेशन दूर की बात, गलत ही क्लेम कर दिया तुमने। ओके तुमने यहाँ पे आईटीसी की प्रोविजन फॉलो नहीं की, यूटिलाइजेशन ओके लिया हुआ क्रेडिट गलत यूज कर लिया तुमने। ओके यूटिलाइजेशन में कौन से फैक्टर आ सकते हैं, तो यूटिलाइजेशन में यहाँ पे तुमने आईजीएसटी का क्रेडिट जो है ओके वो लास्ट में यूज किया, पहले सीजीएसटी एसजीएसटी यूज कर लिया, जबकि पहले आईजीएसटी यूज करना चाहिए। या फिर आपको याद होगा तो यहाँ पे रूल 86B आपने आईटीसी यूज करना चाहिए, तो 99% आपने पूरा यूज कर लिया। ओके रॉन्ग यूटिलाइजेशन हो गया, तो रॉन्गली अवेलमेंट का भी केस इसमें लग सकता है और यूटिलाइजेशन का भी केस इसमें लग सकता है। तो ये भाई साहब ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके अगेंस्ट में नोटिस इशू की जा सकती है सेक्शन 73 में और 74 में। अब देखो चीजें होती है, नॉन पेमेंट, नॉन शॉर्ट पेमेंट, इरोनियस रिफंड, रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, ये चीजें होती है। ओके पर गवर्नमेंट ने इस चीज में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब गवर्नमेंट ने दो पार्ट में किस में डिवाइड किया, पहला जो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये गलती हुई है पर बोनाफाइड इंटेंशन था, उसमें फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था। ओके फ्रॉड का नहीं, मिसलीडिंग ऑफ फैक्ट्स नहीं, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं, ओके बस अब बोनाफाइड इंटेंशन था, हो गई चीज। ओके तो वो केसेस हुआ है, लेकिन अदर देन विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, अदर देन फ्रॉड हुआ है। और एक तुम पकड़े गए और क्लियर दिख रहा है कि मैलाफाइड इंटेंशन था, फ्रॉड था, विलफुल मिसस्टेटमेंट था, या सप्रेस जानबूझ के किए थे फैक्ट्स, जिससे भाई ये बात मत बताना, उसके ध्यान में आ जाएगा, तुमने कभी ऑफिस में काम किया होगा तो ऐसा ही होता है, ये मत बता, ध्यान में आ जाएगा, तो वो कहा जाता है मैलाफाइड इंटेंशन। तो अगर यहाँ पे सेक्शन 73 या 74 ओके इसमें अगर देखा जाए तो 73 74 में एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ बोनाफाइड इंटेंशन है या मैलाफाइड इंटेंशन है, ये डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब जैसे मेरे क्लाइंट का केस जब लगा था तो हमने प्रूव किया था कि भाई ये बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, पर बोनाफाइड मतलब कैसे प्रूव किया था कि देखो हमने इनकम टैक्स में वो ट्रांजैक्शन बताया, बुक्स में भी बताया, पर ठीक है ना, हमने इंटरप्रिटेशन लिया कि भाई ये नॉ एग्जम्प्ट है। हम फ्रॉड नहीं था, फ्रॉड नहीं था तो हम तो बताते ही नहीं थे, फैक्ट सप्रेस कर देते थे, हमारे रिकॉर्ड्स में सारे ट्रांजैक्शन अपडेटेड है, मिस्टेक हो गई ओके इंटरप्रिटेशन में, अब क्या जान लोगे मिस्टेक हो गई तो। और मैलाफाइड इंटेंशन मतलब फ्रॉड किया, सप्रेस कर दिया, ट्रांजैक्शन ही नहीं बताया, कैश में धंधा कर लिया या उसको विंडो ड्रेसिंग कर लिया। ओके अब एक सिंपल मैं ये बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट के केस में ओके उसने इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन किया, तो जीटीए सर्विस ली, जीटीए सर्विस ली तो रिवर चार्ज था, बंदे ने क्या किया, अब रिवर चार्ज न पे करने के लिए बंदे ने क्या कर दिया, बंदे ने परचेस में ऐड करके बता दिया, विंडो ड्रेसिंग कर दिया, विलफुल मिसस्टेटमेंट किया, विलफुली, जबकि उसने कि भाई ध्यान में नहीं आना चाहिए इसलिए, तो डिपार्टमेंट ने कहा तूने विलफुल मिसस्टेटमेंट किया, क्लियर है कि तूने इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन अलग से बनाना चाहिए था, इनवर्ड फ्रेट अलग से बताना चाहिए था ओके, और तूने रिकॉर्ड में छुपाया, पे नहीं किया, विंडो ड्रेसिंग कर लिया, एक्शन हुई उसके अंदर में, उसके अगेंस्ट में, और 74 में एक्शन हुई। तो ये ऐसी बहुत सारी केसेस है कि जहां ओके 73 74। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि डिपार्टमेंट के हिसाब से तो सारी केस 74 की है, मैलाफाइड इंटेंशन, पेनल्टी लगाने उनके पास स्कोप बच जाता है ना, मैलाफाइड इंटेंशन में हेवी पेनल्टी लगा देते हैं वो ओके, तो उनके हिसाब से सब मैलाफाइड इंटेंशन है। एज अ काउंसलर ये हमारा काम है कि ये प्रूव करना कि ये मैलाफाइड नहीं है, बोनाफाइड है, जिसमें पेनल्टी बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है। तो बहुत सी बार तो केसेस हमारे लिए, हमारे पास यही इसके लिए आती है कि केस 74 का नहीं है 73 का प्रूव करो, 73 का अगर प्रूव हो जाता है ओके तो फिर यहाँ पे टाइम पीरियड में भी बेनिफिट मिल जाता है, और यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो बोनाफाइड इंटेंशन में पेनल्टी भी कम लगती है। तो चलो सबसे पहले 73 देखते हैं, 73 का फ्लो देखते हैं, वैसा ही फ्लो 74 का है, और ये चार्ट डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आर यू रेडी, यस कम ऑन। तो यहाँ पे 73 अगर बात करें, सेक्शन के सीक्वेंस से जाने के बजाय आप कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझ लेना। सबसे पहले बात करते हैं 70 यहाँ पे, और वो बात करते हैं 73(1). अब 73(1) कहता है कि अगर आपका नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, इरोनियस रिफंड, रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी होता है, तो आपको सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट 73(1) में शो कॉज नोटिस देगा, इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। ओके शो कॉज नोटिस कैसा रहेगा, पहली बात तो ये शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिट है, टाइम फॉर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, मतलब इतने दिन में नोटिस आई तो डिपार्टमेंट मेरे से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। अगर ये टाइम पीरियड निकल गया तो वो टाइम बाद नोटिस कहा जाएगा, और अब तो भगवान भी आ जाए
ओके, या हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो भी वो टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता, हम तो बच गए। इसलिए ऐसा समझो कि अगर बोनाफाइड इंटेंशन से कोई मिस्टेक हुई हो और ये टाइम पीरियड में नोटिस नहीं आ गया तो अब बच गए, अब तो भगवान भी तुम्हारे से टैक्स नहीं ले सकता। तो टाइम लिमिट क्या है? शो कॉज नोटिस इज 3 months बिफोर द लास्ट डे ऑफ ड्यू, यानी डिमांड ऑर्डर का जो टाइम पीरियड है वहां से 3 महीने पहले नोटिस आ जानी चाहिए। नाउ दैट इज 2 years and 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ, डी मतलब ड्यू डेट, डी मतलब ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। चलो इसको मैं थोड़ा आपको ऐसा समझाता हूं, ठीक है। ये एक एग्जांपल लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर है मेरा 18-19 और 18-19 का डेट ऑफ एनुअल रिटर्न हुआ ओके 31 दिसंबर 19। ये एक्सटेंशन हुआ है 2021 तक है, पर वो जाने दो, एक्सटेंशन वगैरह हम बीच में नहीं लाएंगे। अभी तो ऐसा समझ लो नॉर्मल डेट लेते हैं कि भाई 18-19 का एआर एनुअल रिटर्न का डेट क्या रहेगा, तो 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो अब जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी, जिस दिन फाइल किया वो नहीं, जो ड्यू डेट थी, अब इस फाइनेंशियल ईयर में कोई अगर ट्रांजैक्शंस पता चलते हैं कि तुमने शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट की है, पता चलते हैं डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट को ये एनुअल रिटर्न फाइल होने के बाद टाइम दिया, इतने दिन में डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। तो अब यहां से डिमांड ऑर्डर यानी एनुअल रिटर्न से डिमांड ऑर्डर 3 साल में इश्यू हो जानी चाहिए। तो ओके 3 साल मतलब क्या, तो हम लेते हैं 20, 21 एंड 22। तो 3 साल के अंदर यानी 31 दिसंबर 22 तक डीओ इश्यू हो जाना चाहिए, तो ही वो उसका टैक्स कलेक्ट कर पाएगा डिपार्टमेंट। तो लॉ क्या कहता है, एटलीस्ट 3 months बिफोर आपकी नोटिस इश्यू हो जानी चाहिए। मतलब क्या कि अगर 3 months बिल दे तो 31 दिसंबर ऑर्डर की डेट हुई, डिमांड ऑर्डर की डेट हुई दिसंबर ओके 31 दिसंबर 22, तो आपका सितंबर एंड तक आपकी नोटिस हो जानी चाहिए। ये सितंबर एंड तक मैक्सिमम लिमिट है, 2 years 9 months मैक्सिमम लिमिट है। ओके सितंबर 22 के एंड तक 2 years 9 months मैक्सिमम लिमिट है। आप एनुअल रिटर्न के बाद सेकंड डे भी नोटिस दे सकते हो, कभी भी नोटिस दे सकते हो, मैक्सिमम टाइम पीरियड ये है सितंबर 22 तक। सर अगर सितंबर 22 तक नोटिस नहीं दिया तो, नोटिस नहीं दिया तो अब निकल टाइम बार्ड हो गया, केस ही टाइम बार्ड हो गया। कि देखो सर अगर हमने डायरेक्ट डीओ दिया तो डीओ नहीं चलता है डायरेक्ट। ओके शो कॉज नोटिस मस्ट बी इश्यूड बिफोर डिमांड ऑर्डर, एनी डिमांड ऑर्डर विदाउट शो कॉज नोटिस इज वॉइड एब इनिशियो, ये बात को समझना, इज वॉइड एब इनिशियो। तो ऐसे केस में डिमांड ऑर्डर जो है ओके वो नोटिस के बिना जा नहीं सकती और नोटिस इस डेट के एंड तक यानी सितंबर एंड तक इश्यू हो जाना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। ओके ये एग्जांपल जस्ट मेरे साथ प्रैक्टिस करो यहाँ पे। एग्जांपल शो कॉज नोटिस ईयर लेते हैं हम 18-19, क्या डेट आई शो कॉज नोटिस की, सितंबर 22, और डीओ का डेट क्या है, दिसंबर 22। तो देखो 18-19 का ओके यहाँ पे नोटिस जनवरी 20 में चलेगा, अरे अच्छी बात है, मतलब ये डेट के पहले तो कभी भी जा सकता है नोटिस, ये डेट के पहले, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। तो नोटिस जनवरी 20 में चलेगा, कोई बात नहीं। डिमांड ऑर्डर नवंबर 20 में फाइनल होगी, सब विद इन टाइम है, कोई टाइम बात नहीं। तो ये विद इन टाइम है, यस ओके यस ये विद इन टाइम है, सब कुछ विद इन टाइम है, नोटिस भी विद इन टाइम है, डिमांड ऑर्डर विद इन टाइम है। जुलाई 21 में नोटिस चले गया और दिसंबर 22 में डीओ फाइनल हुआ, डीओ की फाइनल डेट क्या है, दिसंबर 22, ओके विद इन टाइम है। और नोटिस का टाइम पीरियड क्या है, तो नोटिस का टाइम पीरियड सितंबर 22, उसके पहले नोटिस है, तो क्या विद इन टाइम है, यस ये भी विद इन टाइम है। तीसरा सितंबर 22 में नोटिस चले गया और नवंबर 22 में ओके डीओ चले गया, दोनों विद इन टाइम है, यस ये भी विद इन टाइम है। नवंबर 22 में नोटिस गया और दिसंबर 22 में डीओ होगा, इवन दो डीओ विद इन टाइम है पर नोटिस विद इन टाइम नहीं है। नोटिस का लास्ट डेट है सितंबर 22, 2 years 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो ऐसा सिचुएशन में ये टाइम बार्ड हो गया, और टाइम बार्ड हो गया तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा, अब डिपार्टमेंट कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये बोनाफाइड इंटेंशन वाला केस होगा, सेक्शन 73 का अगर केस होगा तो। उसके बाद में अगस्त 22, देखना अगस्त 22 का नोटिस है, मतलब सितंबर के पहले, पर डीओ जैन 23 में गया, डीओ भी विद इन टाइम होना चाहिए, तो दोनों टाइम बार्ड है। एससीएन भी टाइम बार्ड है, यहाँ तो एससीएन टाइम बार्ड था, यहाँ एससीएन डीओ दोनों टाइम बार्ड है, और दोनों टाइम बार्ड है तो इसके ऊपर कलेक्शन सॉरी एससीएन नहीं, ओनली डीओ टाइम बार्ड है, तो डीओ टाइम बार्ड है तो इसके ऊपर कलेक्शन नहीं हो सकता। ओके दोनों विद इन टाइम होना चाहिए। आई होप आपको समझा होगा तो बोलिए डन 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 डन, देर किस बात की, लाइक करो ना नालायक हो। ओके तो चलिए, तो ये हुआ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, 2 years 9 months में इश्यू हो जाना चाहिए। अब हम अगर बात करें
तो जब भी शो कॉज नोटिस आएगी तो शो कॉज नोटिस शुड स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, कितना अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट भी स्पेसिफाई करे और पेनल्टी भी स्पेसिफाई करे इफ एनी। तो उसको वैलिड शो कॉज नोटिस मानी जाती है कि भाई अमाउंट भी है, इंटरेस्ट भी है और पेनल्टी भी है। ये तीन बातें बहुत क्लैरिटी में होना चाहिए और शो कॉज नोटिस में ग्राउंड होना चाहिए कि क्यों टैक्स डिमांड किया जा रहा है, ओके, और किस बेस पे पेनल्टी लगाई जा रही है। ठीक है, ये तो हुआ, हमने डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दी। लेकिन एक अच्छी बात बताता हूं सेक्शन 73 की, जो सेक्शन 73(5) में दी गई, और ये अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है वॉलंटरी पेमेंट बिफोर शो कॉज नोटिस। हाँ, अभी आजकल क्या हो जाता है, आजकल मैं आपको बताता हूँ 88C 88D ऐसी प्रोविजन आ रही है। बहुत सी बार डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस वगैरह नहीं देता है, उसके पहले इंटीमेशन देता है कि भाई ये डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, इंटीमेशन है, पे कर दो, नहीं तो फिर नोटिस इशू करेंगे। एक बार प्रोसीडिंग लग गई तो फिर पेनल्टी की भी प्रोविजन आ जाती है, इंटरेस्ट की भी प्रोविजन आती है, तो इंटीमेशन दे देती है। तो अब दो चीजें हैं, आपको नोटिस आने के पहले आपको ही पता चल गया क्या मिस्टेक हो गई, तो वॉलंटरीली आप खुद जा सकते हो, या फिर डिपार्टमेंट ने आपको इंटीमेट किया कि ये गड़बड़ हुई है, नोटिस नहीं दी, जस्ट इंटीमेशन दे दिया डिपार्टमेंट ने, तो आप खुद ही नोटिस के पहले जा सकते हो। क्योंकि देखो, नोटिस लग जाना मतलब रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम आ जाना, और एक बार रिकॉर्ड में नाम आ गया तो हर ऑफिसर का, जो भी ट्रांसफर होकर नया ऑफिसर आ जाता है, फिर वो तुम्हारे पर ट्रैक रखता है, अच्छा इनके ऊपर नोटिस लगी थी, ध्यान रखो भाई। ओके, पुलिस स्टेशन में एफआईआर मत जाने दो, एफआईआर गया कि फिर तो ध्यान, आप रिकॉर्ड में आ गए, बेटर वे एफआईआर मत जाने दो। ओके, उसके पहले ही जो होता है वो कर लो। तो अगर आप वॉलंटरी पे कर सको, लीगली वॉलंटरी पे कर सको, तो ये ऑलवेज बेटर ऑप्शन है। मेरे क्लाइंट को मैं यही कहता हूँ, वॉलंटरी पे कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे केस में वॉलंटरी पेमेंट किया और आपने टैक्स और इंटरेस्ट दोनों भी दे दिया, जो भी इंटरेस्ट लगता है, ओके, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट प्लस टैक्स भी दे दिया, तो एसर्टेन बाय टैक्स पेयर और प्रॉपर ऑफिसर, आइदर आप खुद मिस्टेक हुई तो खुद ही टैक्स असेस कर रहे हो और पे कर रहे हो, या ऑफिसर ने आपको असेस करके दिया। अगर ये हो जाता है तो आपने पूरा पेमेंट कर दिया और ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया, तो आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। शो कॉज नोटिस ओके शैल नॉट बी इशूड नहीं लगेगा, मतलब आपके रिकॉर्ड में नाम नहीं आएंगे। लेकिन अगर वॉलंटरी पेमेंट दिया और वो शॉर्ट कर दिया, तो फिर शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट में लग जाएगी, फिर शो कॉज नोटिस आ जाती है आपके अगेंस्ट में, पर आपने फुल दिया तो नहीं आती। ये था रिगार्डिंग टू वॉलंटरी पेमेंट। यहां तक तो हमने देखा। चलो, अगर आपको शो कॉज नोटिस आ गई ये रूट से, जो नॉर्मल है, तुमने वॉलंटरी नहीं किया, या ये शॉर्ट पेमेंट, ओके सॉरी, हाँ, तुमने वॉलंटरी नहीं कर दिया, तो आपको लिखना है तो लिख देना ब्रैकेट में नो पेनल्टी। नोटिस ही नहीं आई तो कोई पेनल्टी भी नहीं लगती आपको, नो पेनल्टी, ओके, क्योंकि नोटिस ही नहीं आई। अब समझ लो नोटिस आ गई आपको, तो नोटिस से रिलेटेड कुछ बातें समझ लो। इफ शो कॉज नोटिस इशूड फॉर अर्लियर पीरियड एंड सेम डिफॉल्ट फॉर अदर पीरियड, इशू द स्टेटमेंट। ये वाला फैक्टर क्या है बताता हूं। अब आपको समझ लो 18-19 की शो कॉज नोटिस आई कुछ ग्राउंड्स पे कि तुमने इस पे शॉर्ट पेमेंट किया या नॉन पेमेंट किया सेम ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। अब 1920 में भी बाद में पता चला तुमने 1920 में भी किया, 2021 में भी किया। अब नोटिस तो आपको 18-19 की आई, पर सेम शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट या रॉन्गली अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आपने 1920 में भी किया, 2021 में भी किया। तो जब डिपार्टमेंट को ये पता चलेगा कि आगे के साल के लिए किया, तो डिपार्टमेंट नई शो कॉज नोटिस नहीं इशू करेगा। डिपार्टमेंट आपको एक स्टेटमेंट इशू कर देगा। लॉ अलाउ करता है कि न्यू शो कॉज नोटिस वगैरह इशू मत करो, स्टेटमेंट कर दो कि सिमिलर ग्राउंड पे आगे भी शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हुए हैं। तो वो जो स्टेटमेंट इशू किया जाएगा वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओरिजिनल शो कॉज नोटिस माना जाएगा, यानी जो ओरिजिनल शो कॉज नोटिस है उसका ही पार्ट एंड पार्सल माना जाएगा। तो आपने अदर पीरियड में सेम ग्राउंड पे शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट या आईटीसी का गड़बड़ किया होगा, तो वो केस में आपको नोटिसेस नहीं आएगी, आपको स्टेटमेंट आ जाएगा, और वो स्टेटमेंट ही नोटिस कहा जाएगा। डन 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 डन। चलो, अब शो कॉज नोटिस आ गई भाई। अब ये मेरे पास समझ लो, यहाँ पे ये ले लो, शो कॉज नोटिस आ गई। वैसे तो पोर्टल पे आती है, पर आ गई। अब मैं नोटिस पढ़ रहा हूँ। अब मेरे गवर्नमेंट ने इसके बाद, अगर केस 73 का है, सुनना मेरी बात, अगर केस 73 का है, डिपार्टमेंट भी 73 ट्रीट कर रहा है कि भाई बोनाफाइड शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हुए लेकिन बोनाफाइड हुए है। तो अब गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है सेक्शन 73 में। क्या अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर बंदा नोटिस आने के 30 डेज में टैक्स और इंटरेस्ट एज मेंशन इन शो कॉज नोटिस, अगर वो बंदा दे देता है, इफ पेमेंट इज मेड, टैक्स और इंटरेस्ट दोनों भी विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, यानी शो कॉज नोटिस के 30 डेज में दे देता है, तो ऑल प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड। बहुत बड़ा वर्ड है, ऑल प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड। मतलब ये हुआ कि आगे कोई डीओ इशू नहीं होगा,
कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ओके, नो डीओ एंड नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, प्रोसीडिंग ही कंक्लूड कर देंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत सी बार क्लाइंट को कहता हूँ, अरे यार हो गया ना, अब शो कॉज नोटिस भी आ गई, अभी भी दे दे, हम आगे का सारा चीजें बचा सकते हैं, इंटरेस्ट ही लगेगा, पेनल्टी भी नहीं लगेगी, दे दे भाई साहब। लेकिन अगर ए पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 30 days ऑफ शो कॉज नोटिस एंड टैक्स पेयर हैज गिवन अ रिप्रेजेंटेशन इन हिज डिफेंस, टैक्स पेयर या उसका काउंसिल कहते हैं नहीं नहीं हम सही है, हमें पे टैक्स नहीं लगेगा, हमने कोई शॉर्ट पेमेंट नहीं किया, हमने कोई नॉन पेमेंट नहीं किया, कोई रॉन्गली अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी नहीं किया और हम सही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ठीक है। 30 दिन में पेमेंट नहीं किया तो फिर ऑफिसर नहीं मान रहा है, अगर ऑफिसर नहीं मान रहा है तो डीओ फाइनल हो जाएगा, डिमांड ऑर्डर फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाएगा आपका। अब ये डिमांड ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आएगी और ये डिमांड ऑर्डर विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ इरोनियस रिफंड। ओके, यानी एनुअल रिटर्न का जो जिस फाइनेंशियल ईयर का ये शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हुआ है, ओके, या उसका जो एनुअल मतलब हमने 18-19 का क्या देखा था, एनुअल 31 दिसंबर 19, वहां से 3 साल में ड्यू आ जाएगा, 3 साल में ड्यू आ जाएगा। और अब ड्यू अगर आ गया तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देना पड़ेगा। और पेनल्टी कितनी देना पड़ेगा, तो पेनल्टी आपको देना पड़ेगा 10% ऑफ टैक्स, ज्यादा नहीं, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, ये आपकी पेनल्टी होगी, ये आपकी पेनल्टी होगी 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर। ओके, ये आपकी पेनल्टी लगाई जाएगी। डन 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 डन। ओके, तो ये नोट में थोड़ा बाद में पढ़ता हूँ, तो ये पूरी प्रोसीजर। अब देखो 73 की पेनल्टी ज़्यादा नहीं है, 100% वगैरह नहीं है, सिर्फ 10% और ₹10,000 विच एवर इज हायर लिया जाएगा। ये था सेक्शन 73। ओके, सेक्शन 74 देखते हैं। नाउ 74 कब आता है पिक्चर में, जब आपने ओके ये जो शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट erroneous refund, wrongly availment utilization of ITC because of fraud, willful misstatement, separation of facts किया हो, malafide intention हो, तो 74 की एक्शन होगी। इसमें क्या होगा, 74 में आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आएगी और शो कॉज नोटिस ओके टाइम पीरियड क्या है, शो कॉज नोटिस 6 months बिफोर द ड्यू। ड्यू ये केस में 5 साल का होता है, तो मतलब 4 years 6 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। चलो मैं थोड़ा इसको ऐसे समझाता हूँ। ओके, 74 का नोटिस है, ठीक है, 74 का नोटिस है, तो फिर आपका शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड क्या हुआ और डीओ का टाइम पीरियड क्या हुआ, ये कैसे निकालना, पहले ये 2 डेट निकालना, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ शो कॉज नोटिस एंड व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ डीओ। तो अगर आप ये देखोगे, ध्यान से सुनना, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न मतलब वही फाइनेंशियल 18-19, एनुअल रिटर्न कब का है, 31 दिसंबर 2019 का एनुअल रिटर्न है। तो यहां से अगर आप 5 years लेते हो तो डीओ का 5 years कब हो जाता है, 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, तो 31 दिसंबर 24 तक डीओ चले जाना चाहिए। तो उसके 6 महीने पहले यानी जून, ओके अप्रैल में सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून, 6 महीने पहले तक नोटिस का टाइम पीरियड है, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड, इसके पहले तो कभी भी दो, पर ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो अब ये ध्यान रखना, नोटिस का टाइम पीरियड जून 24 है, डीओ का टाइम पीरियड दिसंबर 24 है। नोटिस जो है जैन 22 में चलेगी, नवंबर 22 में डीओ भी हो गया, विद इन टाइम लिमिट है, यस। जुलाई 23 में नोटिस चले गई, नोटिस जुलाई 23 में गई, क्या जून 24 के पहले गई, यस। दिसंबर 24 में डीओ आया, ठीक है, दोनों विद इन टाइम है, यस। नेक्स्ट जून 24 में नोटिस गई, जून 24 मतलब एंड ऑफ द जून 24 तक का टाइम पीरियड था, चले गई विद इन टाइम। नवंबर 24 में डीओ फाइनल हो गया, दोनों विद इन टाइम है। नवंबर 24 में नोटिस गई और दिसंबर 24 में डीओ हो गया, टाइम बार्ड हो गया, एससीएन टाइम बार्ड हो गई, अब कोई कलेक्ट नहीं कर सकता और डीओ तो फाइनल हो ही नहीं सकता क्योंकि विदाउट शो कॉज नोटिस डीओ फाइनल होता ही नहीं है। ओके, उसके बाद में मई 24 में नोटिस गई, नोटिस विद इन टाइम है, बट डीओ फेब 25 में हुआ, टाइम बार्ड, या डीओ टाइम बार्ड हो गया, ओके टाइम बार्ड होगा, अब टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये सिमिलर ग्राउंड पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ पे जो टाइम लेना है, दोनों देखो इतना अच्छा चार्ट बनाया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहीं दिख जाएगा 2 years 9 months, यहाँ दिख जाएगा 4 years 6 months, यहाँ पे डीओ का टाइम पीरियड ओके 3 years होता है या 5 years होता है। और आप जब शो कॉज नोटिस दोगे तो अमाउंट ऑफ टैक्स, ओके टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है और पेनल्टी 100% लगाने का आपको रीजन पूछा जाएगा कि क्यों ना हम 100% पेनल्टी लगाए, पेनल्टी से डिस्काउंट मिलता है पर क्यों ना 100% पेनल्टी लगाए। डन 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 डन, ये तो था आपके अगेंस्ट में नोटिस आ गई। क्या ये फ्रॉड वाली नोटिस को, सुनना मेरे वर्ड्स, फ्रॉड वाली नोटिस को आप रोक सकते, बिल्कुल रोक सकते। फ्रॉड वाली नोटिस को कैसे रोक सकते हैं, तो ओके वॉलंटरी पेमेंट करके। सर हमने फ्रॉड करने के बाद भी वॉलंटरी पेमेंट ऑप्शन अलाउड है, हाँ अलाउड है,
अलाउड है, गवर्नमेंट कहती है वॉलंटरी पेमेंट कर सकते हो, बस टैक्स और इंटरेस्ट दे दो, ओके, एज डिटरमाइंड बाय टैक्स पेयर या प्रॉपर ऑफिसर। तो ये केस में पेनल्टी 15% ऑफ टैक्स ही लगेगी। पूछा तो 100, डराया जाएगा कि 100% क्यों ना लगाए, क्यों ना लगाए, लेकिन तुमने अगर नोटिस आने के पहले तुमको पता है कि फ्रॉड किया और ऑफिसर को बता दिया हाँ सर फ्रॉड हुआ माफ कर दो, तो ऐसे केस में ऑफिसर कहेगा ठीक है, टैक्स, इंटरेस्ट और 15% ऑफ टैक्स, सुनना 15% ऑफ टैक्स जो है ये लगाया जाएगा। तो ये जो 15% ऑफ टैक्स आपके अगेंस्ट में पेनल्टी लगाई जाएगी और ये पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, 15% देके छूट जाओगे। अब ये वॉलंटरी पेमेंट शॉर्ट पेमेंट हो गया और फुल पेमेंट तुमने पूरा कर दिया, तो शो कॉज नोटिस शैल नॉट बी इशूड। अब नोटिस नहीं है, फ्रॉड करने के बाद भी तुम्हारा रिकॉर्ड में नाम नहीं आएगा, नालायक हो, शो कॉज नोटिस इशू नहीं होगी। लेकिन अगर वही शॉर्ट कर दिया तो फिर आपके अगेंस्ट में नोटिस आ जाएगी। एक बार नोटिस आ गई, अब क्या करें सर, क्लाइंट आ गया, नोटिस आ गई, अब क्या करें, नोटिस आ गई तो आप टैक्स और नोटिस आने के बाद भी टैक्स और इंटरेस्ट पे करने को रेडी हो, और वो 30 डेज में देने को रेडी हो फ्रॉम द शो कॉज नोटिस, तो आपको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी 25% ऑफ टैक्स देनी पड़ेगी। तो यहां देखो, दोनों में अगर आप कंपेयर करो, चार्ट बहुत ही अच्छा है, दोनों में कंपेयर करो तो यहां पेनल्टी नहीं है, पर यहां पे गवर्नमेंट कहती है भाई 25% तो लगाएंगे, फ्रॉड का इंटेंशन था, तो वॉलंटरी दे देते हो तो 15%, अगर नोटिस के 30 डेज में देते हो तो 25% ऑफ टैक्स, 25% ऑफ टैक्स पेनल्टी लगेगी और सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी। बाकी मतलब डीओ नहीं, बाकी कोई भी प्रोसीडिंग फ्रॉड की तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं होगी। लेकिन अगर आप 30 डेज में नहीं देते हो, अपने डिफेंस में रिप्रेजेंटेशन रखते हो, तो ऑफिसर डीओ दे देगा आपको। डीओ कितने दिन में देगा, 5 ईयर्स। कहां से 5 ईयर्स, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ इरोनियस रिफंड। अगर उसने डीओ दे दिया तो आपको टैक्स, इंटरेस्ट और 100% पेनल्टी लग जाएगा। लेकिन यहां पे भी गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो गवर्नमेंट यहां पे भी कहती है कि अगर डीओ भी आ गया हो, उसके बाद में भी अगर बंदा यहां पे 30 डेज ऑफ डीओ, सुनना 30 डेज ऑफ डीओ में पैसा दे देता है तो पेनल्टी 30 डेज ऑफ डीओ में पैसा दे देता है तो पेनल्टी 50% ही लगेगा। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम क्यों दी है 74 में, इसलिए दी है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट पेनल्टी लगाना नहीं है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है टैक्स रेवेन्यू करना, पर फ्रॉड होगा तो भी पेनल्टी लगाएंगे। और दूसरा, एक झटके में पूरा बकरा नहीं काटना है, गवर्नमेंट को अंडे लेना है, वो उसको जिंदा रखना है, वो टैक्स देगा फ्यूचर में। तो गवर्नमेंट उसके बाद भी चांस दे रही कि डीओ आ गया और तू 30 दिन में देता है तो हम तेरे को पेनल्टी 50% ऑफ टैक्स लगाएंगे। लेकिन 30 दिन में नहीं देता है, तू अपील में जा रहा है या बाकी चीजें कर रहा है, तो फिर पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स लगाई जाएगी। डन 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 डन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स, ये वाला और ये वाले में क्या है। यहां एक बार डीओ आ गया, मेरी बात सुनना, यहां एक बार डीओ आ गया तो पेनल्टी फिक्स है 10% ऑफ टैक्स या 10,000। तो देखो नीचे लिए इंपॉर्टेंट नोट, अंडर सेक्शन 73 लाइक सेक्शन 74, बेनिफिट नॉट अवेलेबल आफ्टर डीओ, ओके, पेनल्टी 10% or 10,000 which is mandatory payable irrespective of the fact that whether payment is made in 30 days or not। मतलब यहां जो बेनिफिट दिया 30 डेज में ड्यू आने के बाद, वो बेनिफिट यहां नहीं है भाई साहब, यहां आपको जो है ओके वो पे करना ही पड़ेगा पेनल्टी। यहां पे पहले बेनिफिट है, वॉलंटरी में नो पेनल्टी, नोटिस के 30 दिन में नो पेनल्टी, जबकि यहां पे वॉलंटरी में 15% पेनल्टी, नोटिस के 30 डेज में 25% पेनल्टी। लेकिन यहां एक तीसरा बेनिफिट दिया जो यहां नहीं है, ठीक है। तो ये था। अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जहां हमने लिखा है ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस शैल नॉट इंक्लूड्स प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132, 129, 130, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं, मैंने देखो दो जगह लिखा है कि ऑल प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड, ये ऊपर लिखा है ऑल प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड, या इधर लिखा है ऑल प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड। ओके, प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी जाएगी, या फिर तुमने 50% दे दिया, 50% दे दिया तो यहां पे भी प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी जाएगी। लेकिन नीचे एक प्रोविजन कहती है कि ऑल प्रोसीडिंग में सेक्शन 132, 129, 130 की प्रोसीडिंग नहीं आएगी, मतलब वो कंक्लूड नहीं मानी जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये है, आगे 129, 130 में पढ़ा होगा कि अगर आपके गुड्स डिटेन किए होंगे इन ट्रांसिट या प्रीमाइसेस में लायबल टू कॉन्फिस्केशन गुड्स सीज किए होंगे तो वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी, या 132 में इंप्रिजनमेंट की प्रोसीडिंग होगी तो वो कंटिन्यू रहेगी, उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी। पर केस 129 का होगा, 130 का होगा, जो मैं आगे पढ़ा होगा, और ये इंपॉर्टेंट, ओके, मैं जब वो आगे सेक्शन पढ़ा होगा तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वो प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं मानी जाएगी, वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। मैंने आगे भी कवर किया हुआ है।
प्रोसीडिंग अगेंस्ट मेन पर्सन हैव बीन कंक्लूडेड अंडर 73 74 या 74 ए अभी नहीं है, ए नवंबर से अप्लीकेबल होगा. द प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल पर्सन लायबल टू पे पेनल्टी अंडर 122 125 शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीटेड. ये भी अच्छा है, ये स्टार करना, हाईलाइट करना. मतलब अगर मेन पर्सन के साथ बाकी और लोग इन्वॉल्व हो गए, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस कीपर, बायर वगैरह, लेकिन अगर मेन पर्सन की प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट विद इन शो कॉज नोटिस या डिमांड ऑर्डर और प्रोसीडिंग कंक्लूडेड, तो अगर मेन पर्सन की प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई तो फिर अदर पर्सन पे जो पेनल्टी लगती है सेक्शन 122 में, 123 में, 125 में, वो भी प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी, उनके पर पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा. इसलिए मेन पर्सन अपना पेमेंट कर दे विद इन टाइम तो दूसरे पर्सन को बचा सकता है अगर केस 73 74 का लगा होगा. तीसरा, सेक्शन 73 74 शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू पीरियड 23 24. हाँ, क्योंकि आगे का जो है वो 74 ए में कवर होगा, तो अभी 23 24 में ही कवर होगा. फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, सेपरेशन शैल मीन्स नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स or information which a taxable person is required to declare in written statement, report or any other document furnished under this act or rules made thereunder. अब थोड़ा ये लाइन समझो, सेपरेशन का मीनिंग क्या है. सेपरेशन मतलब जो बाय लॉ तुमने डिक्लेयर करना चाहिए था वो नहीं किया तो सेपरेशन. अब कोई चीज, अब बहुत सी बार ऐसी केसेस आती थी कि बाय लॉ रिक्वायर्ड ही नहीं है डिक्लेयर करना, तो मैंने नहीं किया. लॉ में कहा लिखा है कि डिक्लेयर करो, रिटर्न में GST R1 स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट जो भी है दिया होगा और मैंने नहीं किया होगा तो सेपरेशन. उसमें डिक्लेरेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है और मैंने नहीं दी तो वो सेपरेशन नहीं माना जाएगा. और दूसरा, टाइम लिमिट, दूसरा बेटा यहाँ पे फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन वाज बीइंग आस्क्ड फॉर इन राइटिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर. हाँ, ऑफिसर ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और आपने नहीं दी तो फिर वो एक्शन हो गया आपके केस में. चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हमने देखा. तो ये प्रोसीडिंग देखिए सेक्शन 73 74 की. अब सेक्शन 76 की प्रोसीडिंग क्या है. सेक्शन 76 की प्रोसीडिंग है एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स. मतलब जनरली इसमें आता है कि आपने टैक्स कलेक्ट किया, जितना कलेक्ट करना चाहिए उससे ज्यादा कलेक्ट कर लिया. समझ लो आप एग्जम्पशन में थे और कस्टमर से जानबूझ के GST ले लिया. कस्टमर को नहीं पता आप एग्जम्पशन में हो, आप थ्रेशोल्ड में हो, लेकिन कस्टमर से आपने जानबूझ के GST ले लिया. ओके, मतलब तुमने जो भी चीज की जानबूझ के की कि यार इसको क्या पता मैं थ्रेशोल्ड में हूं, इसको क्या पता मैं एग्जम्पशन में हूं, ले ले इससे पैसा. तो अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा जिसमें जो टैक्स तुमने कलेक्ट नहीं करना चाहिए था पर कर लिया, तो ऐसे केस में टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, एवरी पर्सन कलेक्टेड टैक्स एंड हैज नॉट पेड इट टू द गवर्नमेंट शैल इमीडिएटली पे द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव वेदर रिलेवेंट सप्लाइज आर टैक्सेबल और नॉट. अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें वो भी केस आती है, दो केस आती है, ध्यान से सुनो. इसमें दो केस आती है सेक्शन 76 में. एक क्या आता है, सेक्शन 76 एक, दूसरा एक्सेस कलेक्शन. एक्सेस कलेक्शन का मतलब जो तुमने कलेक्ट नहीं करना चाहिए था वो ले लिया. आप नील रेट में थे पर GST लगा दिए, आप 18% में थे पर 28% का टैक्स ले लिया. और दूसरा नॉर्मल कलेक्शन, मतलब एज पर लॉ कलेक्ट किया, नॉर्मल कलेक्शन फ्रॉम बायर, फ्रॉम रिसिपिएंट, बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को नहीं दिया, तुमने एक्सेस नहीं लिया, 18% का GST था वो लिया पर अपने पास ही रखा, गवर्नमेंट को नहीं दिया आगे, तो आगे इसके ऊपर पेनल्टी आती है. 3 महीने में नहीं दिया तो 122 की पेनल्टीज आ जाती है इसके ऊपर. तो अब थोड़ा समझो यहां पे, ओके, थोड़ा समझो. आपने नॉर्मल कलेक्ट किया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया तो वो भी 76 में आ जाता है. या एक्सेस कलेक्शन, जो नहीं करना चाहिए था तुमने कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को नहीं दिया तो वो भी इसमें आ जाता है. तो यहां पे थोड़ा इस पॉइंट को मैंने जो एक्सप्लेन किया है, ठीक है. तो सेक्शन 76(1) क्या कहता है, जो भी कलेक्ट किया होगा आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर रिलेवेंट सप्लाईज आर टैक्सेबल और नॉट. वो उसका मतलब नहीं है कि भाई तुम्हारा एग्जाम था तो हम क्यों दे, अरे कलेक्ट किया ना तूने, पे टू द गवर्नमेंट, दैट्स ऑल. ठीक है. उसके बाद में इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस. अगर तुमने नहीं दिया गवर्नमेंट को, ओके, तो 76(1) में शो कॉज नोटिस आपके ऊपर आ जाएगी. और शो कॉज नोटिस पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड पेनल्टी, पेनल्टी भी लग सकती है इसकी. दिस नो पेनल्टी सेक्शन 122 की लग जाएगी, पेनल्टी सेक्शन 122 की लिख दो, वहां पे पेनल्टी लग जाएगी. दिस नो टाइम लिमिट फॉर सर्विंग शो कॉज नोटिस अंडर दिस सेक्शन. टाइम लिमिट नहीं है, ये शो कॉज नोटिस कभी भी आ सकती है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 73 74? 73 में टाइम लिमिट है 2 years 9 months से, 74 में टाइम लिमिट है ओके 4 years 6 months, और 76 में कोई टाइम लिमिट नहीं है. तुमने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया तो गवर्नमेंट कभी भी नोटिस इशू कर सकती है आपके अगेंस्ट में. अगर नोटिस आ गई तो फिर डीओ फाइनल होगा. After considering the representation, PO shall determine the amount of due from such person and thereupon such person shall pay the amount to the determined. Demand order final होगी.
इंटरेस्ट पेमेंट, पर्सन शैल पे इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा, आपको नोटिस दी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, ओके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा। डिमांड ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द शो कॉज नोटिस, ये ध्यान रखो, शो कॉज नोटिस का टाइम लिमिट नहीं है, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी आ सकता है, 20 साल बाद भी आ सकता है। शोकॉज नोटिस का टाइम पीरियड नहीं है। हाँ, पर शोकॉज नोटिस कलेक्शन की आ गई 76 की, तो वहां से 1 साल के अंदर आपको जो है, सुनना, 1 साल के अंदर आपको जो है डीओ फाइनल करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ स्टे एक्सक्लूडेड, हाँ, अगर कोई कोर्ट से पीरियड लाया होगा, स्टे लाया होगा, तो वो स्टे का पीरियड वो 1 ईयर के कैलकुलेशन से एक्सक्लूड होगा। सर एक्सक्लूड होगा का मतलब, समझ लो मेरे पास 1 साल है नोटिस से डीओ फाइनल करने का, तुमने 3 महीने का स्टे लाया, तो मुझे 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक्सक्लूडेड मतलब ये 3 महीने छोड़कर 1 साल, ऐसा बोलेगा, 3 महीने छोड़कर पूरा 1 साल मिलेगा आपको, तो उतना 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएगा फॉर डीओ। ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब क्लियर ऑर्डर होना चाहिए, रिलेवेंट फैक्ट्स और बेसिस ऑफ हिज डिसीजन, कि भाई क्लियर कि क्यों एक्सेस कलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, और तुमने गवर्नमेंट को नहीं दिया, उसमें क्लियर ऑर्डर होना चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 76(1)(3), जो भी तुमने कलेक्ट किया पहले तुम्हारे टैक्स में एडजस्ट होगा, अगर कोई होगा तो ओके, तो आपके टैक्स में एडजस्ट कर लिया जाएगा, और बाकी का पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर हो जाएगा, या रिफंडेड टू द पर्सन हु बोर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, क्योंकि तुमने एक्सेस ले लिया ना, तो वो तुमने जो एक्सेस लिया होगा वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर हो जाएगा, गवर्नमेंट खुद भी नहीं रखेगी एक्सेस पैसा टैक्स में एडजस्ट करने के बाद, या फिर जिसने बोन किया है वो ट्रेसेबल है तो उसको वापस कर देगी, और रिफंड सब ओके, रिफंड पर्सन बोन द इंसिडेंस ऑफ अमाउंट में अप्लाई फॉर रिफंड, वहाँ पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये हमने देखा था रिगार्डिंग टू सेक्शन 76, इजी है, पॉइंट वाइज मैनर में दिया है, फटाफट पॉइंट्स में पढ़ना और खत्म कर देना। उसके बाद में 88C और 88D। 88C एक इंटीमेशन है, और ये मैं 88C आपको बता दूं, इंटीमेशन क्या है कि अगर आपके GSTR 1 ओके या 1 है, GSTR 1 या 1 है, अभी नया कॉन्सेप्ट आया है, अमेंडमेंट्स आपने देखी होगी, बिल्कुल देखना आपने अमेंडमेंट्स, तो 1 है, और आपके 3B में यानी जो GSTR 1 या 1A में आउटवर्ड सप्लाई आपने बताया, और 3B में इसमें मिसमैच आता है, तो आपको सडन नोटिस नहीं आएगी, आपको इंटीमेशन, रूल 88C कहता है कि इंटीमेशन दो, वो इंटीमेशन पर तो आपने 2 चीजें करनी चाहिए, जो भी डिफरेंस आया आइदर वो पे करो, जो भी डिफरेंस आ रहा है पे करो, और उसका रिप्लाई फाइल करो, पे या रिप्लाई, नहीं पे करना चाहते हो तो रिप्लाई दो, रिप्लाई फाइल करो। और मैं आपको ये बता दूं, अगर तुमने इसका रिप्लाई नहीं दिया या पेमेंट नहीं किया इस इंटीमेशन का, तो तुम्हारा नेक्स्ट पीरियड का, टैक्स पीरियड का GSTR 1 फ्रीज हो जाता है, 3B भी फ्रीज हो जाता है, आपको रिप्लाई, एटलीस्ट रिप्लाई तो भी कर देना, तो और वो तुमने रिप्लाई भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो फिर रिकवरी हो जाएगा। और 88D कब लगता है, तो 88D जो लगता है ये तुम्हारे GSTR 2B यानी ITC 2B में अलग अमाउंट दिख रहा है और 3B में अलग अलग अमाउंट दिख रहा है, तो ये ITC का डिस्क्रिपेंसीज है, अगर वो दिख रहा होगा तो आपके अगेंस्ट में इंटीमेशन आएगी 88D में, उसका पेमेंट करो डिफरेंस का, या रिप्लाई फाइल करो। पेमेंट या रिप्लाई अगर आप फाइल करते हो तो वो सिचुएशन में ओके, मतलब एटलीस्ट रिप्लाई तो भी दो, तो तुम्हारे आगे के रिटर्न फ्रीज नहीं होंगे। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे सेक्शन 73, 74, 76, रूल 88C और रूल 88D। डन। चलिए अब चलो यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 73(11). अच्छा सेक्शन है, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछे है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लो। अब देखो लॉ क्या कहता है, मैं थोड़ा डायग्राम में आपको समझाता हूँ। समझ लो टैक्स पेयर है, अप्रैल का उसका असेसमेंट है, अप्रैल का असेसमेंट है, उसने अप्रैल का असेसमेंट कर लिया, और जो अप्रैल का असेसमेंट किया सारे ट्रांजेक्शन्स GSTR 1 में डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसने कोई यहाँ पे सप्रेस नहीं किया, एवरीथिंग डिक्लेयर्ड। इसको लैंग्वेज में कहा जाता है सेल्फ असेस, यानी पूरे ट्रांजेक्शन सेल्फ असेस कर लिए, सेल्फ असेस कर लिए, डिपार्टमेंट को बता दिए, GSTR 1 में अपडेट कर दिए, ठीक है। अब उसने GSTR 1 में अपडेट कर दिया तो उसको ड्यू डेट को, उसकी जो ड्यू डेट होगी 20 मई को, उसको टैक्स देना पड़ेगा, पर बंदे ने ड्यू डेट को टैक्स दिया भी नहीं, GSTR 3B फाइल भी नहीं किया, ओके, एंड नो टैक्स पेड ऑन ड्यू डेट या शॉर्ट पेड ऑन ड्यू डेट, तो ये तो क्लियर मिसमैच हो गया GSTR 1 का और 3B का, नो डाउट। अभी अगर ये मिसमैच होता है तो यहाँ पे रूल हमने देखा था, अगर आपको याद होगा तो रूल 88C की इंटीमेशन भी आती है, ओके, और नोटिस भी आती है सेक्शन 73, 74 में। तो अब यहाँ पे जो को उसने खुद असेस किया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया, और विद इन ड्यू डेट नहीं दिया, तो अब देखो गवर्नमेंट क्या कहती है,
अगर आपने 20 तारीख को नहीं दिया और 3B भी फाइल नहीं किया, हाँ अगर उसने 3B फाइल ही नहीं किया होगा तो फिर मिसमैच भी नहीं होगा। ओके, रूल 88C की नोटिस तब इंटीमेशन तब आती है जब 3B फाइल हो गया और 3B फाइल होने के बाद मिसमैच हुआ, लेकिन अब 3B भी नहीं फाइल किया तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि जो भी ड्यू डेट है वहां से 30 डेज में उसने पे कर देना चाहिए। अगर सेल्फ असेस किया हुआ, खुद ने ही असेस किया और सेल्फ असेस किया हुआ टैक्स जो है अगर उसने 30 डेज में पे नहीं किया तो अब जब भी वो पे करेगा, क्यों ना वॉलंटरी पे करेगा या नोटिस पे करेगा, मैंडेटरी पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये जो हमने आपको सेक्शन 73 में ऑप्शन दिए थे, कौन से ऑप्शन दिए थे? वॉलंटरी देते हो तो पेनल्टी नहीं लगेगी, या फिर आपने नोटिस के 30 डेज में दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, तो ये ऑप्शन आपको भाई साहब इसमें नहीं मिलेंगे। ओके बेटा, इसमें नहीं मिलेगी ये ऑप्शन। ओके, क्योंकि ये जो है सेल्फ असेस किया हुआ टैक्स तुमने ड्यू डेट के 30 डेज में नहीं दिया। 30 डेज में दे दिया तो फिर इंटरेस्ट देके खत्म करो, लेकिन ड्यू डेट से 30 डेज में नहीं दिया तो वो सिचुएशन में आपको यहां पे मैंडेटरी पेनल्टी फॉर सेल्फ असेस टैक्स देना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट मैंडेटरी पेनल्टी? तो मैंडेटरी पेनल्टी जो सेल्फ असेस टैक्स की है वो है 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर, इतनी पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक इसमें एक क्लैरिफिकेशन आया था और ये क्लैरिफिकेशन आपको समझाना चाहूंगा। अब ये क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन है, थोड़ा ट्रिकी है पर थोड़ा समझना, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं। ये तो था सेल्फ असेस टैक्स, ठीक है। अगर समझ लो ये सेल्फ असेस टैक्स नहीं होता, एग्जांपल नंबर 2 ले लो, और सेल्फ असेस टैक्स नहीं होता मतलब कोई समझ लो अप्रैल का इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर 10 है, और वो इनवॉइस हमने GSTR1 में डिक्लेयर ही नहीं किया और उसका टैक्स भी नहीं दिया। ओके, उसका टैक्स भी नहीं दिया और विद इन 30 डेज नहीं दिया, या वॉट एवर इट में भी उसका बाद में भी टैक्स नहीं दिया, तो ये सेल्फ असेस नहीं बोला जाएगा क्योंकि तुमने GSTR1 में डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ऐसे केस में यहां पे अगर सेक्शन 73 की नोटिस आती है, ओके, जो टैक्स सेल्फ असेस नहीं था और उसकी नोटिस वो अगर वॉलंटरी पे कर देते हो तो प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी, मतलब पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप नोटिस के 30 डेज में पे कर देते हो तो प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन ऑर्डर आ गया तो लग जाएगी। मतलब सी दिस आयरनी, हमने खुद डिक्लेयर करके पे नहीं किया विद इन 30 डेज तो पेनल्टी लग गई और ये कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया और वो मिस्टेक, मतलब मे बी बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और अदर देन फ्रॉड, वॉट एवर इट में भी, वो बाद में पता चली कि हमने पे नहीं किया, तो वो केस में बेनिफिट्स है। क्योंकि गवर्नमेंट का फंडा ये है कि भाई खुद डिक्लेयर करके हमें नहीं दे रहे हुए धोखा है, मैंडेटरी पेनल्टी लगाएंगे। हाँ भाई, तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया या इनवॉइस में कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं किया, गवर्नमेंट को पे नहीं किया, और बाद में वो ऑडिट में पता चला, स्क्रूटिनी में पता चला, इंस्पेक्शन में पता चला और सेक्शन 73 की नोटिस आई, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है ओके ये जो बेनिफिट दिए गए वो बेनिफिट मिलेंगे। वाह, अच्छी बात है यानी डिक्लेयर करके नहीं दिया तो थप्पड़ मारा हुआ है। ओके, और तुमने डिक्लेयर नहीं किया बाद में पता चला तो माफी मिल सकती है चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो देखो यानी इसने इन्होंने दिया, अब देखो इसमें सर्कुलर ने क्या कहा, देखो अब हम स्पेशली फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे। फर्स्ट पार्ट यानी क्या, तुमने सेल्फ डिक्लेयर किया पर ड्यू डेट के 30 दिन में नहीं दिया, तो अब सर्कुलर ने क्या बोला, ड्यू डेट के 30 दिन में नहीं दिया, चलो अब ड्यू डेट के 30 दिन में नहीं दिया पर बाद में दिया आपने ये पैसा, ओके 30 डेज के बाद दिया, 30 डेज के बाद ये पैसा दिया जो भी था, ओके जो सेल्फ असेस किया पर नहीं दिया था, शॉर्ट पे दिया था, तो आफ्टर 30 डेज आपने पे किया, आफ्टर 30 डेज आपने पे किया। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर 30 दिन बाद भी दिया होगा लेकिन शो कॉज नोटिस के पहले दिया होगा, यानी आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस नहीं आई, कोई प्रोसीडिंग इन्वोक नहीं हुई, सेक्शन 73 की कोई 73 की नोटिस नहीं आई आपको, 74 की नोटिस नहीं है आपको, तो बियॉन्ड 30 डेज दिया होगा पर नोटिस आने के पहले दे दिया होगा तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा। सुनना मेरी बात एक बार फिर से, 30 डेज के बाद दिया होगा आपने और नोटिस आने के पहले दे दिया होगा तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर नोटिस आ गई और नोटिस मतलब प्रोसीडिंग सेक्शन 73 की इन्वोक हो गई और उसके बाद दिया हो तो फिर पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। ओके, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड थोड़ा ये समझो, मैंने चार्ट में दिया देखो, ओके, शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन ड्यू डेट रीड विद सर्कुलर नंबर 76/50/2018 इफ टैक्स इज सेल्फ असेस and declare in GSTR1 but not paid within 30 days of the due date of return. Okay, मतलब ड्यू डेट से 30 डेज में नहीं दिया। If GSTR 3B is filed with payment of tax and interest after 30 days
ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, बट बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट में नोटिस नहीं आई है, इवन दो बियॉन्ड 30 डेज आप दे रहे हो पर नोटिस नहीं आई है, और आपने जीएसटीआर 3B भी फाइल कर दिया है और आपके अगेंस्ट में नोटिस नहीं आई है, तो आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लेट फी जो होगी वो देनी पड़ेगी। पर इसको नीचे वाले को बॉक्स करना, 7311 की पेनल्टी नहीं लगेगी। क्योंकि यहां सीबीआईसी सर्कुलर क्या कहता है, सीबीआईसी सर्कुलर ये कहता है कि सेक्शन 7311 इन्वोक तभी होगा जब 73(1) में एक्शन होगी। हम कौन सा सेक्शन में पेनल्टी लगा रहे हैं, सेल्फ असेस टैक्स पे 7311, तो 7311 इन्वोक ही तब होगा जब 1 की नोटिस जाएगी। ठीक है ना, 30 दिन से ज्यादा हो गए, पर वो बंदे ने 3B भी फाइल कर दिया, पेमेंट भी कर दिया है। अब वो बंदे ने 3B भी फाइल कर दिया और पेमेंट भी कर दिया है और नोटिस 73(1) की इन्वोक ही नहीं हुई। अगर वो इन्वोक ही नहीं होती है तो 73(1) की, तो 7311 में हम पेनल्टी लगा ही नहीं सकते क्योंकि है तो पार्ट 73 का ही। तो यहां पे ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए, ध्यान से देखना। दूसरा, अगर सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग इन्वोक हो गई, मतलब आपका पेमेंट 30 दिन बियॉन्ड 30 डेज के बियॉन्ड चले गया, आपने नहीं दिया और आपका 3B और पेमेंट के पहले नोटिस आ गई और वो सेक्शन 73 की आ गई, तो फिर 7311 का आपको जो है मैंडेटरी पेनल्टी लगेगा। अरे सर, लेकिन आपने कहा था ना कि नोटिस के 30 डेज में दे दो तो हम पेनल्टी बचा सकते हैं। वो सेल्फ असेस टैक्स के लिए बेनिफिट नहीं है, वो उस टैक्स के लिए जो तो आपने सेल्फ असेस नहीं किया और बाद में पता चला। हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ असेस टैक्स में अगर आपको 73 की नोटिस आ गई तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपको मैंडेटरी पेनल्टी ओके 10% ऑफ टैक्स और 10,000 वो देनी पड़ेगी। तो ये मैंडेटरी पेनल्टी है और ये आपको देनी पड़ेगी। डन 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 डन, ये अच्छे से पढ़ना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप क्वेश्चन से ओके यहाँ पे देख लेना। ठीक है, डन। तो ये हुई रिगार्डिंग टू सेक्शन 7311, एक अच्छा डिस्कशन मैंने चार्ट फॉर्म में यहाँ पे किया। तो चलो, हमने कौन कौन से सेक्शन देख लिए, 73, 74, 76। अब देखो सेक्शन 73, 74 का जब शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर आता है तो यहाँ पे एक सेक्शन फॉलो किया जाता है और 75 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, जनरल प्रोविजन, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जब आप सेक्शन 73, 74 में डिमांड ऑर्डर इश्यू करते हो। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर 1-2 मार्क के स्मॉल क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, पीरियड ऑफ स्टे। ओके, देखो पीरियड ऑफ स्टे, इफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर इज स्टेड बाय कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑफ फ्रॉड और अदर देन फ्रॉड अंडर सेक्शन 74, 70, एक मिनट, इसको अंडर सेक्शन 73, 74 और 74A ऐसा कर देना। 74A आपको अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बताना चाहता हूँ वो नवंबर और ऑनवर्ड्स अप्लीकेबल होगा 74A। तो अब वो क्या कहते हैं समझ लो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड दिया गया 73 में और वो कितना टाइम पीरियड दिया गया आपको, 2 years 9 months। अब ये 2 years 9 months में ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ AR और ड्यू डेट ऑफ AR जो है, जैसा हम वो एग्जाम्पल लेते हैं 18-19 का, तो 31 December 19 ओके, वहाँ से ओके आपका 20, 21, 22 यानी 30 September 22, 30 September 22 तक आपका टाइम पीरियड है शो कॉज नोटिस का। अब बीच में आपने कोर्ट से स्टे लाया और स्टे 3 months चला, तो ये जो स्टे जो है 3 months चला, तो ये 3 months एक्सक्लूड किए जाएंगे। अब ये एक्सक्लूड किए जाएगा का मतलब क्या हुआ, मतलब ओके ये छोड़ के 2 years 9 months मिलेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब आपके 3 महीने सिंपल वे में बढ़ा दिए जाएंगे। यानी आपकी जो शो कॉज नोटिस की डेट थी 30 सितंबर, नहीं अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी शो कॉज नोटिस की डेट 3 महीने से आगे बढ़ जाएगी, यानी 31 दिसंबर 22 तक का शो कॉज नोटिस का ही टाइम पीरियड आ जाएगा। क्योंकि जितना पीरियड स्टे रहा, 3 months होगा, 6 month होगा, उतना पीरियड शो कॉज नोटिस के लिए आगे और मिल जाएगा या डिमांड ऑर्डर के लिए और मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आप
शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड सेक्शन 73 में 74 में आप कैलकुलेट कर रहे हो, या डिमांड ऑर्डर का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें अगर कोई स्टे लाया गया तो उतना पीरियड आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसको ऐसा रीड किया जाता है कि ये स्टे का पीरियड एक्सक्लूड करके पूरा 2 इयर्स 9 मंथ्स मिलेगा, या ये 4 इयर्स 6 मंथ्स मिलेगा, ये डी होगा तो 3 इयर्स 5 इयर्स मिलेगा। ठीक है। दूसरा, इफ ए और एटी, ए मतलब यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी, ए मतलब अपीलेट अथॉरिटी, एटी मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंक्लूड दैट चार्जेस ऑफ फ्रॉड आर नॉट सस्टेनेबल, शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74(1) ये टर्न हो जाएगी 73(1) में। अब थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पे। यस, एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। समझ लो, ईयर है 1718, 1819, 1920। ओके, मेरा शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट हुआ ईयर 1718 में 10 लाख का, 1819 में 30 लाख का, 1920 में 20 लाख का। टोटल मेरा 60 लाख का शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट हुआ होगा। अब देखो, इसकी डिपार्टमेंट ने कह दिया ये फ्रॉड की नोटिस है। ओके, फ्रॉड है तो 74 में एक्शन ले ली। अब डिपार्टमेंट ने अगर यहाँ पे सेक्शन 74 में एक्शन ले लिया तो जो भी रिलेवेंट डेट होगी एनुअल, वहां से 5 साल का टाइम, मतलब शो कॉज नोटिस 4 इयर्स 6 मंथ्स में आ जाएगी। मतलब क्या, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 1718 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, सॉरी एक मिनट, शो कॉज नोटिस इशू हुई, ये तीनों के लिए शो कॉज नोटिस इशू हुई 16th ऑफ जून 23 को, सॉरी 10th ऑफ जून, 16 नहीं 10th ऑफ जून 23 को इशू हुई शो कॉज नोटिस। अब ये शो कॉज नोटिस क्या ये तीनों एक्शन को कवर करती है क्या, देखते हैं। अब 1718, तो 1718 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा, 31 दिसंबर। ओके, यहां पे 18, तो 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18 पहला साल, तो 31 दिसंबर 18 वहां से 4 इयर्स, क्योंकि 74 का केस है तो 4 इयर्स 6 मंथ में नोटिस है क्या, बिल्कुल है। वहां से 4 इयर्स 4 इयर्स 6 मंथ में नोटिस है, क्योंकि नोटिस की डेट है 10th जून, 4 साल 6 महीने के अंदर है नोटिस। 1819 का यहाँ पे एनुअल रिटर्न का डेट क्या आएगा, 31 दिसंबर 19। अगर हम वो एक्सटेंशन ना कंसीडर करें, नॉर्मल ड्यू डेट कंसीडर करें, ठीक है, तो अगर एक्सटेंशन होगा तो फिर एक्सटेंशन की डेट से लिया जाता है अगर एनुअल रिटर्न को एक्सटेंशन मिला होगा। तो यहां से भी ऑब्वियसली 4 इयर्स 6 मंथ्स में आ जाती है नोटिस, और तीसरा भी 4 इयर्स 6 मंथ में आ गई नोटिस। तो नोटिस तीनों के लिए विद इन टाइम पीरियड है, टाइम बार्ड नहीं है, क्योंकि 4 इयर्स 6 मंथ में आ गई नोटिस। फिर उसका डिमांड ऑर्डर भी फाइनल हुआ। डिमांड ऑर्डर फाइनल होने के बाद हम अपील में चले गए। अपील ने कोर्ट में कह दिया, ओके भाई, कोर्ट ने कह दिया, अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि भाई ये जो है सेक्शन 74 के चार्जेस नॉन सस्टेनेबल है। हाँ भाई, शॉर्ट पेमेंट हुआ है, नॉन पेमेंट हुआ है, लेकिन 74 फ्रॉड नहीं है। ओके, टैक्स पेयर ने फ्रॉड नहीं किया, तो अगर उसको नॉन सस्टेनेबल कर दिया तो नाउ ये नोटिस अगर नॉन सस्टेनेबल कर दिया तो ये ऑटोमेटिक 73 की नोटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नहीं ये इसमें डाउट ही नहीं कि शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो तो हुआ ही है, लेकिन बस कोर्ट ने ये कह दिया कि ये फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड नहीं है तो जो 74 का केस लगाया था वो 73 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ भाई साहब, ओके 73 में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब नोटिस की जो डेट थी इस पे फोकस करना। कब दी थी नोटिस, 10th ऑफ जून को, तो ये नोटिस इसी डेट की अब 73 की नोटिस मानी जाएगी, इसी डेट की 73 की नोटिस मानी जाएगी। मतलब अब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इसको 73 की नोटिस मान ले तो 1718 में 10 लाख का शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हुआ था, जिसका टाइम पीरियड नोटिस कब इश्यू हो जानी चाहिए थी, 30 सितंबर 21 तक, 2 इयर्स 9 मंथ्स, और हमारा नोटिस का डेट क्या आ रहा है, ओके 10th ऑफ जून। ये हाथ से निकल गया, ये नहीं आएगा हाथ में, अगर 73 में है तो इस पे टैक्स नहीं आएगा। दूसरा 1819 के लिए 30 सितंबर 22 तक नोटिस चले जानी थी। हमारी नोटिस की डेट जो कन्वर्ट हुई 74 से 73 में, ओके वो डेट क्या हुई, 10th ऑफ जून, ये भी हाथ से निकल गया। ये 10th ऑफ जून 23 है, तो और इसकी लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर 22, ये भी हाथ से निकल गया। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हाथ में आया। अगर आप इस एग्जांपल को समझ रहे होगे तो आप क्लाइंट का कितना फायदा करवा सकते हो। सिर्फ कोर्ट में ये प्रूव कर दो कि इसने फ्रॉड नहीं किया तो ऑटोमेटिक शो कॉज नोटिस जो 74 की है वो 73 में कन्वर्ट हो जाती है और टाइम पीरियड कम हो जाता है। यानी जो ट्रांजेक्शन 4 ईयर्स 6 मंथ्स के कैलकुलेशन में आए, अब वो बहुत से ट्रांजेक्शन निकल जाएंगे 2 ईयर्स 9 मंथ्स के कैलकुलेशन में। जैसे यहां 2 ट्रांजेक्शंस निकल गए, ओके, क्योंकि वो 2 ईयर्स 9 मंथ्स के इस डेट को ही बेस लिया जाता है और वो 2 ईयर्स 9 मंथ्स में नहीं है नोटिस, टाइम बाउंड हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एज अ काउंसलर हमको फायदा मिलता है, हम क्लाइंट का फायदा करवा सकते हैं। ठीक है, चलो
अब ये आ जाओ यहाँ पे, ये तो हमने देखा कि अगर नोटिस फ्रॉड की नोटिस नॉट सस्टेनेबल हुई तो 74 की नोटिस उसी डेट की 73(1) में कन्वर्ट हो जाएगी. Now, order of direction of court. Such order shall be issued within 2 years from the date of communication of direction. Okay. तो जो भी है, जो भी ऑर्डर इश्यू करना पड़ा ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, वो 2 साल के अंदर इश्यू हो जाएगा. मतलब 73, 74 में आपका नोटिस और ऑर्डर आया है, तो 75 ना ये कनेक्टेड है 73, 74. तो 73, 74 में प्रिंसिपल्स क्या होंगे, स्टे एक्सक्लूड किया जाएगा, नोटिस कन्वर्जन हो जाएगा. ये अच्छा पॉइंट है, नोटिस कन्वर्जन वाला स्टार करना. जो अगर कोई कोर्ट डायरेक्शन देता है तो 2 साल के अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा एग्रीड पर्सन को, यानी जब भी सेक्शन 73, 74 का एक्शन होगा तो आप एग्रीड पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे. एडजॉर्नमेंट ओके फॉर रीजन इन राइटिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ पर्सन. हाँ, जब नोटिस में रिप्रेजेंटेशन के लिए क्लाइंट आ रहा है, अब कभी कभी उसका काउंसिलर नहीं है अवेलेबल, तो उसको एडजॉर्नमेंट चाहिए क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है नोटिस पे, तो 3 एडजॉर्नमेंट देना चाहिए ऑन रीजनेबल रीजन इन राइटिंग. 3 एडजॉर्नमेंट देना चाहिए कि चलो आज अब्सेंट है तो कोई बात नहीं, कल आ जा, कल अब्सेंट है तो कोई बात नहीं, परसों आ जा. तो 3 एडजॉर्नमेंट देना चाहिए. उसके बाद में ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होनी चाहिए, यानी जो भी सेक्शन 73 की ऑर्डर आएगी, ओके, जो भी डिमांड ऑर्डर आएगा, ओके, ये डिमांड ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर, क्लियर ग्राउंड्स होना चाहिए और उसमें क्लैरिटी होना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट है, पेनल्टी लगेगी, एवरीथिंग शुड बी क्लियर. मतलब ऑर्डर खुद बोलनी चाहिए कि आपको क्या ग्राउंड पे एक्शन ली जा रही है. उसके बाद उसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर. उसके बाद में ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड बेसिस ऑफ हिज डिसीजन. अमाउंट डिमांडेड इन ऑर्डर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट इन शो कॉज नोटिस. स्टार करना. अब ख्याल रखना, शो कॉज नोटिस से ज्यादा डीओ का अमाउंट नहीं हो सकता. ओके, यानी अगर शो कॉज नोटिस में कहा गया कि व्हाई नॉट टू कलेक्ट टैक्स 30 लाख, तो 30 लाख के ऊपर डीओ नहीं हो सकता. डीओ आइदर 30 लाख या उसके कम अमाउंट का होगा, पर कोई भी डीओ शो कॉज नोटिस से ज्यादा होगा तो वॉइड एब इनिशियो. उसके बाद में नेक्स्ट, इफ ए और एटी कोड मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, मॉडिफाइड इंटरेस्ट पेनल्टी और अकॉर्डिंगली. अगर कोर्ट में केस चले गया या अपीलेट अथॉरिटी के पास केस चले गया और उसमें टैक्स मॉडिफाई हो गया, 30 लाख का टैक्स 40 हो गया, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी भी मॉडिफाई कर दी जाएगी. नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट मैंडेटरी इवन दो नॉट स्पेसिफाइड इन शो कॉज नोटिस. बहुत सी बार क्या होता है, ये डिपार्टमेंट से मिस्टेक होती है कि वो जब नोटिस फाइनल करते हैं तो नोटिस में सिर्फ टैक्स अमाउंट बता दे, और कि भाई ये टैक्स अमाउंट जो है हम क्यों ना लगाए, और कभी कभी इंटरेस्ट का क्लॉज भूल जाते हैं. तो अब क्या होता है कि इंटरेस्ट का क्लॉज भूल गए नोटिस में, तो बहुत सी ऐसे केसेस कोर्ट में आई कि जब नोटिस में इंटरेस्ट मांगा ही नहीं तो हम क्यों दे. और लॉ ये भी कहता है कि डिमांड ऑर्डर कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ नोटिस, इसलिए नोटिस में तुमने इंटरेस्ट मांगा ही नहीं तो हम इंटरेस्ट क्यों दे आपको. तो ऐसे केस में ओके सेक्शन 75 ये कहता है कि इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, फिर उसके बारे में नोटिस में लिखा हो या ना लिखा हो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो उसका इंटरेस्ट आपको लग जाएगा. उसके बाद में इफ नो डीओ इज इश्यूड विद इन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 73(10), 74(10) और 74(a)(7), 74(a) आपको अभी फिलहाल तो नहीं है, देन प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड. मतलब अगर 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर कोई डीओ फाइनल नहीं हुआ नोटिस देने के बाद भी 3 और 5 ईयर्स, तो उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. ओके, जैसा हमने कल देखा कि 3 साल के अंदर डीओ फाइनल हो जाना चाहिए, 5 साल के अंदर डीओ फाइनल हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो टाइम बार्ड हो गया, और टाइम बार्ड हो गया तो अब आपसे कोई कलेक्शन नहीं होगा. उसके बाद में इफ अपील फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ATA कोर्ट, period between the date of decision of higher authority and lower authority excluded from the period of show cause notice और demand order. चलो ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा. ये कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ ये कॉन्सेप्ट आ जाओ जो रेगुलर बुक से मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में लिया था, जो आपको समझाना चाहूंगा. अब देखो ध्यान से सुनो, वी स्मार्ट एकेडमी और वी स्मार्ट एकेडमी में अपने पेन ड्राइव क्लासेस एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया, और सर्विस नहीं, सर्विस था तो रेट 18%, पर वी स्मार्ट का कहना था पेन ड्राइव तो हम गुड्स में दे रहे हैं. ओके, पेन ड्राइव दे रहे हैं, पेन ड्राइव बेच रहे हैं लाइक अ सॉफ्टवेयर, इसलिए हमारा गुड्स है, और गुड्स है तो 12% में जाएगा. डिपार्टमेंट ऑफिसर उसके लिए नहीं माना, वी स्मार्ट के नहीं इट्स अ सर्विस, ओके ये गुड्स नहीं है, और डिपार्टमेंट ने सेक्शन 73 या 74 वॉट एवर इट में भी मेरे अगेंस्ट में एक्शन ले ली. नाउ आई एम द एग्रीड पर्सन वी स्मार्ट एकेडमी. वी स्मार्ट एकेडमी जो है जैसी डिमांड ऑर्डर आई, ओके अपीलेट अथॉरिटी के पास चले गया, कमिश्नर अपील के पास, और कोर्ट में कहा कि सर ओके मेरा सप्लाई पेन ड्राइव में लेक्चर देना ये गुड्स है, GST 12% से आएगा. ओके, और कोर्ट में वो केस डाल दिया.
इसी दौरान एक चीज और हुई, वी स्मार्ट एकेडमी का देखा देखी, ओके, एक कोई एकेडमी थी XYZ एकेडमी, उसने जो है ये XYZ एकेडमी पीडी क्लासेस, आई रिपीट, ओके, पेन ड्राइव क्लासेस वो भी सप्लाई कर रही थी। अब उस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कोई बड़ी कंपनी ऐसा कर रही है तो छोटी इंडस्ट्री भी ऐसा करती है। उसने भी 12% में क्लासीफाई किया। ऑफिसर हक्का बक्का रह गया, अरे वी स्मार्ट तो कर ही रहा है, हम तो नोटिस भेजे है उसके ऊपर, लेकिन आप भी कर रहे हो तो इस बंदे पर भी नोटिस भेज दी। अब इस बंदे पे नोटिस, इस दौरान इस बंदे पे यानी XYZ पे भी नोटिस भेजी हुई है। अब मेरा केस मैंने चैलेंज किया कमिश्नर अपील में। अब कमिश्नर अपील का ऑर्डर आ गया और कमिश्नर अपील ने ऑर्डर वी स्मार्ट के फेवर में दिया कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और वो 12% से यहाँ पे GST आएगा। अब जैसे ही ये ऑर्डर आ गया तो ये ऑफिसर XYZ के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता, XYZ के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता। ओके, क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर आया हुआ है। अब ये ऑफिसर के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये ऑफिसर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसने हायर कोर्ट के पास चैलेंज किया, अपीलेट ट्रिब्यूनल। और अपीलेट ट्रिब्यूनल को, क्योंकि ये प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, उसने अपीलेट ट्रिब्यूनल को यहाँ पे चैलेंज किया। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल को चैलेंज करने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं नहीं, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी और वो 18% होगा। अब अपीलेट अथॉरिटी से अपीलेट ट्रिब्यूनल का टाइम पीरियड हो गया 4 साल, और ये अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन 4 साल बाद आया। अब जैसे ही 18% में आ गया, वी स्मार्ट को तो देना पड़ेगा 18%, नो डाउट। अब ये ऑफिसर खुश हो गया कि देख भाई वी स्मार्ट, तेरे को तो हमने छोड़ा नहीं, अब इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो XYZ एकेडमी के अगेंस्ट में एक्शन लेने लगा और उसने कहा कि देख भाई XYZ एकेडमी, ओके, अब तेरे को भी 18% देना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रांजेक्शन का उसने नोटिस दिया था, वो ट्रांजेक्शन का कि 4 साल बाद ये आया यहां पे क्या डिसीजन अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसमें केस टाइम बार्ड हो गया। यस, क्योंकि 73 का केस होगा तो 3 साल में देना पड़ेगा, और ये केस 73 का है क्योंकि इसने सब कुछ डिस्क्लोज किया था, डिस्प्यूट चालू था, अपीलेट ट्रिब्यूनल का केस फेवर में था, तो ये 74 का बन ही नहीं सकता। तो 3 साल निकल गए टाइम बाद, तो XYZ खुश हो गया कि चल अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ मेरे आगे के ट्रांजेक्शन लेना, पुराने ट्रांजेक्शन तो कुछ नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट कहती है न्याय, ये जो टाइम पीरियड लगा है ए से लेके अपीलेट ट्रिब्यूनल डिसीजन आने में, और जो डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन आया, ये टाइम पीरियड तुम्हारा डीओ फाइनल करने के टाइम पीरियड से एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब उतना पीरियड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर दिस ट्रांजेक्शन, ओके, जिसका डिमांड ऑर्डर इशू करना है। मतलब ये टाइम पीरियड, ओके, जो 3 साल का कैलकुलेशन है उसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब उतना एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, यानी गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है, तो यही क्या कहते, इफ अपील इज फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ 80 अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट, मतलब जो भी लोअर अथॉरिटी का डिसीजन हायर अथॉरिटी के पास होगा और वो टाइम पीरियड लग गया होगा, द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ डिसीजन ऑफ हायर अथॉरिटी एंड लोअर अथॉरिटी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शो कॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर। उसके बाद में इफ एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, आई रिपीट, सेल्फ असेस टैक्स इन रिटर्न और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अनपेड, तो उसका डायरेक्ट 79 का रिकवरी होगा। समझ लो कि तुमने खुद ही असेस किया और खुद ही असेस वो अनपेड है, तो डायरेक्ट रिकवरी हो जाएगी 79 में, क्योंकि तुमने खुद ही असेस करके दिया, तो 79 की रिकवरी आपके अगेंस्ट में हो जाएगी। इफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 73, 74, 74A इम्पोज, नो अदर पेनल्टी अप्लाइज। अगर इस सेक्शन में पेनल्टी लग गई तो फिर बाकी ये भी स्टार्ट करना, बाकी अदर सेक्शन में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था। यस, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे खत्म हुए। चलो अब फटाफट देख लेते बाकी प्रोविजन। सेक्शन 77 टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड और पेड। बहुत सी बार क्या हो जाता है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन को इंटरस्टेट समझ लिया और आपने IGST दे दिया, लेकिन बाद में पता चला वो तो इंट्रा था और CGST और SGST पे करना था। तो सेक्शन 70 ये कहता है रॉन्ग हेड में आपने पे कर दिया, मतलब टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड। तो ऐसे केस में आपको नया CGST और SGST देना पड़ेगा और IGST का रिफंड चैप्टर में रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स IGST का रिफंड मिल जाएगा, या वाइस वर्सा ले लो। ओके, वाइस वर्सा ले लो, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि आपने कोई गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया था, ये केस नहीं है। आपने दे दिया था लेकिन रॉन्ग हेड में दे दिया था, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपको सही हेड में पे करना पड़ेगा और रॉन्ग हेड का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। चलो अब एग्जाम्पल लो कि सेक्शन 73, 74, 76 का डीओ आ गया, उसके बाद क्या, डीओ आ गया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद गवर्नमेंट चालू करती है अपनी रिकवरी।
अब रिकवरी प्रोसीडिंग देखो क्या है, इफ टैक्सेबल पर्सन मस्ट पे एन अमाउंट ड्यू विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर, इफ नॉट देन रिकवरी प्रोसीडिंग विल बिगिन। मतलब जो भी ड्यू आया है 73 से, 74 से या 76 से, वो 3 महीने के अंदर पे करना पड़ेगा फ्रॉम द ऑर्डर, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। ऑथोरिटी में रिक्वायर पेमेंट इन लेस देन 3 months विथ रिटर्न रीजन। कभी कभी तो 3 महीना भी टाइम पीरियड नहीं देते हैं। ओके, आपको 1 महीने के अंदर देना पड़ेगा, पर भाई 3 महीना क्यों नहीं दिया, 1 महीना ही क्यों दिया, उसका रीजन तो देना पड़ेगा ना भाई साहब, उसका रीजन तो देना पड़ेगा। मोड ऑफ रिकवरी, अलग अलग मोड ऑफ रिकवरी है। जो डिडक्ट आउटस्टैंडिंग ड्यूज, मतलब रिफंड जो होगा, तो रिफंड में अगर आपको कोई रिफंड देना होगा तो उसमें से डिडक्ट कर लो, या आपके गुड्स डिटेन कर लो और सेल कर लो, जो भी स्टॉक है डिटेन कर लो, सेल कर लो, या फिर आपका कोई पैसा थर्ड पार्टी के पास होगा तो थर्ड पार्टी से रिकवर करने का भी पावर है। आपका पैसा बैंक में पड़ा है, एफडी में पड़ा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो वहां से भी रिकवर करने का ऑप्शन है। ऑथोरिटी कैन सीज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी एक तरीका है रिकवरी का। अगर पैसा पहले मोड से रिकवर नहीं होता है तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज कर लो, उसका घर सीज कर लो, कार सीज कर लो। ओके, उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट पूरा ड्यू, अभी समझ लो उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, मूवेबल इमूवेबल भी नहीं है, कोई स्टॉक भी नहीं है, कोई रिफंड भी नहीं है, अब क्या करे, थर्ड पार्टी के पास भी पैसा नहीं है, अब क्या करे। तो फिर यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट कितना ड्यू और आउटस्टैंडिंग है उसका स्टेटमेंट बनाएगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजेगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फिर जो भी उसका घर दार या फैक्ट्री वगैरह है सब बेच के एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वो पैसा कलेक्ट करेगा। एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को भी दिया जा सकता है फॉर कलेक्शन, या सिविल कोर्ट में डिक्री फाइल की जा सकती है कि भाई जो भी अगेंस्ट द श्योरिटी फॉर डिफॉल्टर ड्यूज। कंपनी लिक्विडेशन में होगी तो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म किया जाता है कि इतना पैसा चाहिए। ड्यूज कैन बी रिकवर्ड थ्रू बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर जीएसटी, अगर तुमने जीएसटी में कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया होगा तो उससे भी रिकवरी होगी। और सीजीएसटी एरियर्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एसजीएसटी एरियर्स एंड वाइस वर्सा। तो ये अलग अलग रिकवरी मोड है, थोड़ा लर्न करके चले जाना, एग्जाम में आए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ओके, आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये रिकवरी मोड। उसके बाद में सेक्शन 80, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। यस, आपका जो भी डिमांड ऑर्डर में पैसा मांगा गया, क्या पैसा मांगा गया डिमांड ऑर्डर में, टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, क्या इसको इंस्टॉलमेंट मिल सकती है क्या? यस, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट मिल सकती है, पर ख्याल रखना, इसको अंडरलाइन करना, एक्सक्लूडिंग सेल्फ असेस टैक्स। तुमने जो टैक्स खुद असेस किया उसको इंस्टॉलमेंट नहीं है, लेकिन सेल्फ असेस टैक्स बहुत डेंजर है। तुमने असेस कर लिया तो भाई साहब अब तो बेटा डायरेक्ट रिकवरी होगी। अगर नहीं दिया 30 दिन के अंदर और अगर नोटिस आने के पहले दे दिया तो ठीक है, ऊपर जो चार्ट देखा था, नोटिस आ गई और सेल्फ असेस टैक्स होगा तो रिकवरी तो होगी और आपके ऊपर मैंडेटरी पेनल्टी लगाई जाएगी, जो हमने ऊपर देखा। तो 24 मंथली इंस्टॉलमेंट में इसको एक्सटेंशन मिल सकता है इंस्टॉलमेंट के लिए फर्दर 24 मंथ्स। लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट दी गई 24 मंथ्स की या एक्सटेंशन की, या आपके राइट नहीं है। ऑफिसर को लगा तो वो ऑफिसर देगा, पर आप अपने राइट नहीं कह सकते कि मुझे चाहिए, सेक्शन में लिखा हुआ नहीं। दूसरा, जो हमने नॉर्मल इंस्टॉलमेंट दिया एक्सटेंशन, इसमें डिफॉल्ट मत करना। अगर इसमें डिफॉल्ट कर दिया भाई साहब तो फिर तेरे को कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, बचा हुआ पूरा पैसा इमीडिएट पे करना पड़ेगा। ओके, इंस्टॉलमेंट पेमेंट आर डिनाइड इफ देयर आर करंट डिफॉल्ट ऑन जीएसटी पेमेंट और इंस्टॉलमेंट वेर डिनाइड लास्ट ईयर और इफ अमाउंट इज अंडर 25,000। हाँ, 25,000 के नीचे तो इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। If a person transfer property, sale, mortgage, or to defraud the government after amount is due, transfer is void against tax claim. अगर आपके अगेंस्ट में अमाउंट ड्यू निकल गया, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और बाद में आपने प्रॉपर्टी फटाफट ट्रांसफर कर दी अपने रिलेटिव के नाम पे, इसके उसके नाम पे, नहीं चलेगा, वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन इंक्लूड वैलिड ट्रांसफर मेड फॉर एडुकेट कंसिडरेशन इन अ गुड फेथ। लेकिन किसी को गुड फेथ में ट्रांसफर किया, क्योंकि भाई किसी ने जब खरीदा तो उसने पब्लिक नोटिस दी, पेपर में नोटिस दी कि किसी के ड्यूज हो गए तो बता दो, तो ये ड्यू कंसिडरेशन में ट्रांसफर हुआ तो फिर ठीक है, फिर वो ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, सेक्शन 82 कहता है। हाँ, ये फर्स्ट चार्ज मतलब क्या कि भाई अगर वो बंदा यहाँ पे लिक्विडेशन में चले गया, इंसॉल्वेंसी में चले गया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट का पहला चार्ज रहेगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, वो कोड में अगर कुछ स्पेशल लिखा होगा तो बात अलग है, अदरवाइज फर्स्ट चार्ज रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 83 प्रोविजनल अटैचमेंट, ये स्टार करना, ये अच्छे से पढ़ के जाना। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस, द कमिश्नर कैन प्रोविजनली अटैच
a taxable person's property, TP मतलब taxable person's property, including bank account after proceeding of assessment, inspection, search, seizure, arrest, demand or recovery for 1 year. मतलब क्या, अगर कोई भी प्रोसीडिंग हो जाती है, असेसमेंट की होती है, इंस्पेक्शन की हो जाती है, सर्च सीजर की होती है, 73 74 का नोटिस डिमांड ऑर्डर हो गया और ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि भाई वो फाइनल होगा तब होगा, पर ये बंदा भाग सकता है, प्रोविजनली इसकी प्रॉपर्टी अटैच करो, एफडीज अटैच करो, बैंक अकाउंट अटैच करो। तो क्या सेक्शन 83 में वो ये प्रोविजनल बेसिस पे प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं और वो फॉर 1 ईयर तक अटैचमेंट वैलिड रहेगा। Perishable hazardous property will be released if the taxable person pays the market price of owed amount whichever is lower, market price or amount owed whichever is lower upon the proof of payment. If not paid, commissioner may dispose the property. कोई perishable property होगी, hazardous goods होगा, तो देख भाई वो प्रोविजनली हमने तो अटैच कर लिया, इसका मार्केट प्राइस का अमाउंट डिपॉजिट कर दे या फिर तेरे अगेंस्ट में जो जितने भी ड्यूज है वो डिपॉजिट कर, दोनों में से जो भी है। ओके, मार्केट प्राइस और अमाउंट जो तेरे ड्यूज होते हैं तू कर देगा तो प्रॉपर्टी तेरे को हजार्डियस गुड से खराब हो जाएगा, तेरे को वापस कर देंगे। लेकिन तूने नहीं पे किया वो अमाउंट प्रोविजनल अटैचमेंट में, तो डिपार्टमेंट के पास राइट है कि पेरिशेबल हजार्डियस गुड्स वो सेल कर दे। पर्सन कैन ऑब्जेक्ट द अटैचमेंट एंड कमिश्नर में रिलीज इफ इट इज जस्टिफाइड। लेकिन अटैचमेंट हो गया, लेकिन आपने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई क्यों अटैच हुआ, भाई वैलिड रीजन पे अटैच नहीं हुआ है, तो कमिश्नर रिलीज कर सकता है। ए प्रॉपर्टी विथ कोर्ट पब्लिक ऑफर एन अटैचमेंट ऑर्डर विल होल्ड अंटिल द डेप्ट इज रिकवर्ड। ओके, प्रॉपर्टी इज विथ कोर्ट या पब्लिक ऑफिसर, आप समझ लो ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास है, कोर्ट के डिस्प्यूट में है या पब्लिक ऑफिसर के डिस्प्यूट में है, तो एन अटैचमेंट ऑर्डर विल होल्ड अंटिल डेट इज रिकवर्ड। तो जीएसटी डिपार्टमेंट उनको ऑर्डर भेजेगा कि ये अटैच, आपका भी इश्यू क्यों ना रिजोल्व हो जाए, लेकिन आप ये अटैच करके रखो। ओके, तब तक वो अटैच करके रखा जाएगा जब तक जीएसटी का डेप्थ रिकवर नहीं होता है। अटैच पार्टनर इंटरेस्ट, the authority can charge the partner shares, appoint a receiver for profit and order the sale of the interest. Other partner may be redeemed or buy. चलो ठीक है, तो ये अटैचमेंट का देखा था। और 84 कंटिन्यूएशन और वैलिडेशन ऑफ सर्टन रिकवरी प्रोसीडिंग। ओके, तो ये गवर्नमेंट ड्यूज अगर इंक्रीज होते हैं तो कमिश्नर अकॉर्डिंगली न्यू नोटिस देगा और रिड्यूस होते हैं तो अकॉर्डिंगली रिफंड भी देगा। चलिए, तो ये 84 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे डिमांड एंड रिकवरी के बारे में देखें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से डिमांड एंड रिकवरी 1-2 पेजेस में चार्ट में मैंने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। अब आपको क्या करना है, देखो कितने अच्छे से रिवीजन किया हमने। अब आपको क्वेश्चनर लेना है और पहले एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस और आरटीपी के क्वेश्चंस खत्म कर देना है, तो आपकी पढ़ाई इसमें खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो देर किस बात की, कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ऐसे में फटाफट बचे हुए चैप्टर्स के भी वीडियो लेके आऊँगा। स्टे ट्यून विथ थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, और डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।